यह आदमी राज्य के सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक है, और अब वो एक ऐसे बच्चे की रखवाली कर रहा है जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और जिसके शरीर में बिल्कुल भी माना नहीं है। जब उस बच्चे ने जबरदस्ती कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, तो योद्धा को अपना किलिंग ओरा छोड़ना पड़ा, वही जिससे उसके सबसे बड़े दुश्मन भी डर से कांपते थे। लेकिन वो बच्चा उसमें से ऐसे गुजर गया जैसे कुछ था ही नहीं। पर यह कैसे मुमकिन था? हवेली का सबसे इज्जतदार योद्धा एक बच्चे को नहीं रोक पाया। वो बच्चा कायल सुल्तान है, और उसका जन्म मरने के लिए ही हुआ था। इस दुनिया में माना पानी जैसा है, और हर किसी को जिंदा रहने के लिए इसकी जरूरत होती है। कायल माना के बिना तड़प रहा था, और इसी वजह से वो 20 साल से पहले मर जाता। लेकिन जो किसी ने नहीं बताया, वो ये था कि ये बच्चा एक ऐसे खिलाड़ी का पुनर्जन्म था जिसने उस गेम में 10 साल बिताए थे। वो शख्स जो इस दुनिया का हर एक राज जानता था, कायल की किस्मत सहित। वो जानता था कि वो बीमारी से नहीं मरेगा, बल्कि अपने ही इलाके में हुई बगावत के राक्षस, वो बगावत जो उसका अपना भाई अडोल्फ शुरू करेगा, कायल राज्य के सबसे इज्जतदार तलवारबाज परिवारों में से एक का था। लेकिन उसमें तलवारबाजी का बिल्कुल भी टैलेंट नहीं था। उस खिलाड़ी को पूरी कहानी पता होने के बावजूद उसे नहीं पता था कि इसे कैसे बदला जाए। तो वो पागल होने लगा, नौकरानियों पर सारा गुस्सा निकालने लगा, जब तक उसके पिता के पास उसे कमरे में बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। ये जानते हुए कि उसका परिवार बर्बाद होने वाला है, तलवार या जादू का कोई टैलेंट नहीं, बचने का कोई असली मौका नहीं, और अभी भी कमरे में बंद। हाँ, किस्मत ने इस बार सच में बहुत कसकर मारा। उसकी किस्मत पहले से तय होने के बाद उसके पीछे एक रोशनी आती है, कुछ चमकते हुए जादुई गोले लेकर। वो हैरान है क्योंकि उसने गेम में ऐसा कभी नहीं देखा था। समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसने एक गोले को छुआ जिससे सिस्टम नोटिफिकेशन आए और उसकी गेम प्रोफाइल खुल गई। उसे ऐसे टैलेंट मिले जो उसे पता भी नहीं थे। चूंकि उसने उस गेम में सालों बिताए थे, उसे ज्ञान, राज और यहां तक कि आने वाली तबाहियों का भी पता था। उसके पास दुनिया का सबसे ताकतवर मेज बनने के लिए जो चाहिए वो सब था। वो ट्रेनिंग शुरू करता है, माना को तेज एनर्जी ब्लास्ट में बदलता है और उन्हें सीधे दीवार पर दागता है। धीरे धीरे एनर्जी उसके बंद चैनलों से बहने लगती है, उस बीमारी को मिटाने में सफल होती है, और अब वो आखिरकार आजाद है। इस बीच महल की रसोई में जियल नाम की एक लड़की युवा मालिक के लिए खाना पहुंचाने की कोशिश करती है। बाकी नौकरानियां मना करती है, कायल की सेवा करने से, उसके बर्ताव के विरोध में। जब जियल अपना काम करने का फैसला करती है, तो उसकी एक सहकर्मी उसके हाथ से थाली गिरा देती है और उसे मारती है। ये दृश्य लियोन के आने से रुकता है, जो हवेली का एक इज्जतदार रईस है, जो खाना दोबारा बनाने और पहुंचाने का आदेश देता है। इस बीच काइल अपने कमरे में सोच रहा था कि इन दो नए टैलेंट से मार्की परिवार की किस्मत कैसे बदले। जब उर्जियल आखिरकार काइल के कमरे में खाना लेकर आती है, तब भी गर्म काइल अपनी इनसाइट क्षमता इस्तेमाल करता है और पता चलता है कि उसमें कई टैलेंट है। वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है जब पता चलता है कि उसमें टॉप टियर टैलेंट है। 1 साल पहले की एक याद अनलॉक होती है। पता चलता है कि जियल को काइल ने एक नीलामी में $2 में खरीदा था। आखिर में उसने उसे गुलामी से आजाद कर दिया, उसे उसकी आजादी दी। लड़की उसे दी गई आजादी से इतनी प्रभावित हुई कि उसने वादा किया कि वो जहां भी जाएगा उसके साथ जाएगी। अब काइल समझता है कि वो कितनी कीमती है। मूल गेम में जियल एक किरदार के रूप में थी ही नहीं, क्योंकि वो बगावत में किसी खिलाड़ी से मिलने से पहले ही मर चुकी थी। वो इसे बदलने का फैसला करता है, उसे बताता है कि वो उसे अपना टैलेंट इस्तेमाल करना सिखाएगा। जियल यह सुनकर बहुत खुश होती है और उसकी उसके प्रति चाहत और भी बढ़ जाती है। कुछ दिन बाद काइल को बाहर से सारे माना पार्टिकल्स सोखने के लिए कमरे से बाहर जाने की अनुमति मिलती है। लियोन को काइल के खिलाफ किलिंग इंटेंट इस्तेमाल करने की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन काइल उसे माफ कर देता है और कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं। लियोन अपने मालिक को बताने गया और दोनों बहस करने लगे यह समझने की कोशिश में। ये लड़का इतना ताकतवर कैसे हो गया कि एक अनुभवी योद्धा का सामना कर सके। लियोन काइल से बात करने गया, लेकिन वो अभी भी ध्यान में था, बुद्ध की तरह लग रहा था। तो वो गया और काइल के पिता को बताया कि वो 6 घंटे से ध्यान कर रहा है। बूढ़े आदमी को वो दिन याद आने लगे जब वे ट्रेनिंग करते थे, जब काइल 10 मिनट भी टिक नहीं पाता था, और अब वो 6 घंटे लगातार ध्यान कर रहा है। इस लड़के में कुछ तो जरूर अलग है। अगले दिन काइल का उठना होता है माना के साथ, जो उसके शरीर से बाहर निकल रहा है। उस माना को अपने पूरे शरीर में फैलाने की कोशिश करते हुए वो उसे आगे धकेलना शुरू करता है, हर रुकावट को तोड़ता हुआ, जब तक वो आखिरकार उसके दिल तक नहीं पहुंच जाता और बस वो जादू इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाता है।
इस दुनिया में जादू इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें अपने दिल के अंदर एक जादुई चक्र बनाना होता है। जादू सीखने के लक्ष्य के साथ वो अपने परिवार की लाइब्रेरी की तरफ जाता है। वहां की महिला बिल्कुल हैरान है, क्योंकि उसने उसे वहां पहले कभी नहीं देखा था। वो पूछने लगती है क्या हुआ, लेकिन काइल पहले से ही हर शेल्फ को खंगाल रहा था। एक एक किताब को फाड़ते हुए कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जो बताए कि जादुई चक्र कैसे बनाया जाए। कुछ समय लाइब्रेरी तहस नहस करने के बाद जब उसे आखिरकार जादू पर एक शुरुआती किताब मिलती है, उसे पढ़कर वो समझता है कि भाषा बिल्कुल अलग है जो वो जानता है उससे। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है जो बताती है कि उसकी स्पिरिट विजन क्षमता सक्रिय हो गई है। इस क्षमता से वो किताब को उस भाषा में अनुवाद करने में सफल हुआ जो वो समझ सकता है। अनुवाद पूरा होने के बाद वो आखिरकार जादू सीखना शुरू कर पाता है। इसीलिए अब वहां जरूरत से ज्यादा रुकने की कोई वजह नहीं है। कुछ ही सेकंड में लड़का किताबें पलट देता है और भी शुरुआती किताबें मांगता है। चालाकी से वो सभी को उधार लेने और महल में अपने कमरे में ले जाने का फैसला करता है। ये आखिरी बैच की मांगें हैं और इनसे पूरा कमरा कागजों से भर जाता है। ये बहुत अजीब है कि गोरा आदमी पूछता है कि सब ठीक तो है, क्योंकि उसने इस बच्चे को पहले कभी पढ़ते नहीं देखा था। लाल बालों वाली सच में चिंतित हो जाती है। एक बार में बहुत ज्यादा मांगे थीं और वो डरती है कि कुछ बुरा होने वाला है। आखिरकार लड़का पहले पढ़ने से नफरत करता था और अचानक वो ऐसी रुचि दिखा रहा है जो उसने कभी नहीं देखी। जब वो लड़के को जादू के बुनियादी सिद्धांत पढ़ते देखता है तो योद्धा को उसकी माना बीमारी याद आती है। लड़का चालाक होकर अंदाजा लगाता है कि वो आदमी क्या कहने वाला है और टिप्पणी करता है कि जादू सीखना मुश्किल है, लेकिन वो सही है और उस घर में हर कोई सोच रहा होगा कि बच्चा अभी जो कर रहा है वो बहुत अजीब है। चूंकि वो परिवार का बदनाम बच्चा है, कोई हैरान नहीं होगा अगर वो कभी कभी अजीब तरह से बर्ताव करे। लेकिन वो याद करता है जो उसने पहले कहा था, वो जवान नहीं मरना चाहता और उसे चीजें आजमाने होंगी, उसे सब कुछ आजमाना होगा। प्रेरित होकर वो कहता है कि वो इस अभिशप्त हालत को सुलझाने के लिए जो कर सके करेगा। तो उसकी योजना है थोड़ा लेट जाना और आराम करते हुए जितना हो सके पढ़ना। युवा मालिक जिसे योद्धा याद करता है वो अब बिल्कुल अलग है। उसे वो समय याद आता है जब लड़का तलवारबाजी की क्लास के बाद रो रहा था। उसने कहा था कि उसके पिता ने उससे कहा था कि उन्हें उस वक्त उस जैसे कमजोर की जरूरत नहीं थी। वो बस एक कमजोर रोने वाला बच्चा था जो किसी भी समस्या से नहीं निपट सकता था। अचानक मुख्य किरदार देखता है कि उसके दोस्त को एक नया दर्जा मिला है, पसंदीदा। शायद वे अब काफी करीब आ रहे हैं और गार्ड बाहर रहता है ताकि वो रास्ते में ना आए। उनके बीच चीजें बदल रही है और शायद ये इसलिए है क्योंकि उसने पढ़ाई शुरू की। शायद एक बार में ढेर सारी किताबें पढ़ना जाता है। अब जब गार्ड चला गया तो लड़का आखिरकार अकेला है किताबों के पहाड़ के साथ। अब वो अपनी इनसाइड जादू का इस्तेमाल करके असल में पढ़ना शुरू कर सकता है। जादू की तरह सारी किताबें एक साथ डिकोड होने लगती है। पागलपन की तेजी से उसकी स्किल की रफ्तार बेहद तेज है। इसके अलावा मुश्किल हिस्सों को उनके अलग फोल्डर में सेव किया जा रहा है। समय के साथ चक्र बनाने के सिद्धांत डिजिटाइज होते हैं और डेटाबेस में सेव होते हैं। उसकी समझ बढ़ती है जैसे जैसे किताबें थोड़ी थोड़ी डिकोड होती हैं। अब डिकोड किए गए डेटा का उपयोग करके उसकी योजना एक जादुई चक्र बनाने की है। बुनियादी बातों के साथ वो आखिरकार एक बनाने की न्यूनतम शर्तें पूरी करता है। उस सुनहरे रास्ते पर माना को गाइड करते हुए वो जो चाहता था वो बनाने में सफल होता है। जितना हो सके ध्यान केंद्रित करते हुए वो अपनी सारी नीली शक्ति का उपयोग करता है अपनी छाती में जादू को हिलाने के लिए। ये प्रक्रिया दर्दनाक और कठोर है, जैसे उसका दिल जलने वाला हो। फिर भी उसे अंत तक टिके रहना होगा, वरना माना उसके शरीर में बुरी तरह वापस आ जाएगा और उसके अंगों को नुकसान पहुंचाएगा। जादू नियंत्रण से बाहर होने लगता है, किताबें पूरे कमरे में उड़ा देता है, जबकि वो थोड़ा और टिका रहता है। काफी मेहनत के बाद वो आखिरकार अपना पहला माना चक्र बनाने में कामयाब होता है। बंद माना चैनलों को कमजोर करते हुए अब उसका माना उसके शरीर में बंद नहीं है, ये बाहर बह रहा है। पहले से ज्यादा ताकतवर वो खुश है कि उसने अपना लक्ष्य हासिल किया और अब जादू जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। फिर उसे एहसास होता है कि सुबह हो गई है और उसने बिना ध्यान दिए पूरी रात ये काम किया। उसके पास मुश्किल से समय होता है ये सोचने का कि उसकी दोस्त नाराज होने वाली है, इससे पहले कि वो बेहोश हो जाए। अगली सुबह लड़की लड़के के लिए नाश्ता लाती है और उसे फर्श पर बेहोश पाती है। वो बिल्कुल हैरान है और उसे जगाने की कोशिश करती है, साथ ही सारी किताबों के साथ बिखरे हुए कमरे को समझने की भी कोशिश करती है।
बस एक रात में मुख्य किरदार ने अपना सारा माना खर्च कर दिया जो उसने दिनों में जमा किया था उस चक्र को बनाने के लिए। और अब से एक जादूगर के रूप में उसकी जिंदगी का बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ है। अध्याय 7। रसोई में नौकरानी खुशी खुशी एक स्वादिष्ट खाना बना रही है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पिछली बार उसकी तारीफ हुई थी और इससे उसका मालिक खुश हुआ था। इस बार बाकी लड़कियां वो होना चाहती है जो मालिक को खाना पहुंचाएं, फिर वे अचानक बदल जाती है और कहती है कि लड़का उनकी जिम्मेदारी है। और अब जब मालिक का स्वभाव काफी बेहतर हो गया है तो उन्हें पुराने समझौते पर वापस जाना होगा। लड़की कहती है अगर काम के बारे में कोई शिकायत है तो वे मुख्य किरदार से ले सकती है। उन सभी को नजरअंदाज करते हुए वो चली जाती है, उन्हें कहने के लिए कुछ नहीं छोड़ती। इससे पहले वो जाए ईर्ष्यालु वाली पीछे से कह देती है, मतलब कह रही है कि वो कोई खास नहीं है। बिस्तर में लड़का मसालेदार मांस का खाना खाते हुए मजा करता है। पिछली बार से रेसिपी में बदलाव किए गए हैं इसे दिन ब दिन और स्वादिष्ट बनाने के लिए। चूंकि वो हर दिन कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है, उसने हेड शेफ से कुछ और रेसिपी भी सीखी है। इसके अलावा लड़का जानना चाहता है कि स्पिरिट जादू के साथ चीजें कैसे चल रही है। शुरुआत के लिए उसे उस जादू की शुरुआती किताब चाहिए। और लड़की बहुत होशियार है, उसने पहले से ही आधी सामग्री बिना किसी जादुई मदद के पढ़ ली है। जो उसने अभी तक पढ़ा है उससे लगता है कि वो एक मेहनती परिवार से है और समय के साथ धीरे धीरे सीखती है। अपनी उम्र के हिसाब से वो काफी टैलेंटेड है, लेकिन अभी भी काफी नहीं है। किताब बंद करते हुए वो कहता है कि उसके पास अभी समय नहीं है और उसे और ज्यादा सीखने के लिए ताकतवर होना होगा। 2 महीने में परिवार उत्तराधिकार समारोह आयोजित करेगा और उस दिन कुछ होगा। दूसरे बेटे अडोल्फ के नेतृत्व में एक तख्ता पलट मार्की परिवार को बर्बाद कर देगा। अगर वे बगावत में मरना नहीं चाहते तो सबको ताकतवर होना होगा, खासकर उसे। वो आदेश देता है कि रसोई का काम कोई और संभाले, जबकि वो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे। लेकिन वो कहती है कि वो दोनों में कड़ी मेहनत करेगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके मालिक की देखभाल कोई और करे। बहुत रोते हुए वो विनती करती है कि उसे इसे करने की अनुमति दी जाए, बजाय दूसरों पर छोड़ने के। ये युवा आदमी को हैरान करता है और वो समझता है कि वो किससे आ रही है। उसका परिवार टूट गया और वो रात भर में रईस से गुलाम बन गई। उसने दूसरे महाद्वीपों पर परिवार से संपर्क भी खो दिया, यह न जानते हुए कि वे जीवित थे या मृत। उसकी जिंदगी आखिरकार फिर से स्थिर होने लगी थी और जब उसे पता चला कि उसे स्पिरिट जादू सीखना है तो वो हिल गई। शायद वो सोचती है कि अगर उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया तो उसे हवेली से निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो उसे फिर से आश्वस्त करता है, कहता है कि वो वही व्यक्ति है जिस पर वो भरोसा करता है। वो कहता है कि वो किसी को नहीं छोड़ता है जो उसके हैं, और वो वादा करता है कि उसने उसे ये सब बिना किसी बहुत महत्वपूर्ण कारण के नहीं कहा। उसकी स्किल्स इतनी अच्छी और सावधान है कि अगर वो कड़ी मेहनत करती रही तो उसे हेडमेड के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। लेकिन हवेली में ढेर सारे कर्मचारी हैं जो किसी भी वक्त उसकी जगह ले सकते हैं। तो वो पूछता है कि क्या वो जानना चाहती है कि क्या होगा अगर वो इस कला में ट्रेनिंग करे। उस तरह की क्षमता वाले जादूगर बेहद सम्मानित और दुनिया में कहीं भी बेहद दुर्लभ है। अगर वो पढ़ाई करे तो वो एक अद्भुत जादूगर बन जाएगी और हर कोई उसका सम्मान करेगा। और तब तक कोई नहीं होगा जो उस क्षेत्र में उसकी जगह ले सके। यह अविश्वसनीय लगता है और वो खुद यकीन नहीं कर पाती कि वो ये कर सकती है। उसे जरूरी किताबें देते हुए वो आदमी कहता है कि वो सर्वकालिक महान बनेगी। वो गले लगाकर उपहार स्वीकार करती है, अपने मालिक पर भरोसा करती है और अब उनका रिश्ता और बेहतर हो गया है 60 तक। उसके बाद लड़की को मालिक की व्यक्तिगत नौकरानी के रूप में नियुक्त किया जाता है ताकि वे एक साथ पढ़ाई कर सकें। लड़के की व्यक्तिगत जरूरतों का ख्याल रखते हुए वो एक निजी कमरे में रहने लगती है। अब से वो उसकी नई जगह होगी जहां वो शांति से पढ़ाई और ट्रेनिंग कर सकती है। सुरक्षा के लिए काफी बेहतर है और उसे बाकी ईर्ष्यालु लड़कियों की चिंता नहीं करनी। उसे यह पसंद है क्योंकि अब वो अपने मालिक के कमरे के बहुत करीब है। दोनों मिलकर कड़ी मेहनत करने और जीवित रहने का फैसला करते हैं, चाहे जो भी हो। जबकि वो अपने कमरे में पढ़ रही थी, वो लड़के को बगीचे में टहलते देखती थी। हर बार जब वे दोनों मिलते वे एक दूसरे के और करीब होते और उनका रिश्ता बेहतर होता। बाद में योद्धा को कुछ जरूरी खबर सुननी पड़ती है। पता चलता है कि ये महान मालिक अडोल्फ के बारे में है, जिसे पता चला कि उसका छोटा भाई बदल गया है। वो हाल ही में काफी ताकतवर हो गया है और हर एक दिन ट्रेनिंग करता रहा है। जादुई पढ़ाई पर ध्यान देने के अलावा उसका स्वभाव भी काफी बेहतर हुआ है और वो अब परेशान करने वाला नहीं है।
यह एहसास करते हुए कि उसका भाई आखिरकार परिपक्व हो गया है, वो सोचता है कि बड़े भाई के रूप में थोड़ी मुलाकात करनी चाहिए। अध्याय 8। लड़के की सुबह की सैर में हमेशा अपने दोस्त से मिलने का एक पल शामिल होता है। इस बार वो नजरों से दूर कहीं जाने की योजना बना रहा है। वो कहता है ये सब एक जादुई प्रयोग करने के लिए है। वे राज्य के इलाके के बाहर एक जगह जाते हैं, घने पेड़ों से छुपी हुई। जबकि वो ट्रेनिंग करता है, उसके दोस्त को यह सुनिश्चित करना है कि कोई पास ना आए ताकि उनका रहस्य बाहर ना हो। गोरा लड़का चिंतित है क्योंकि उसके दोस्त को उस बीमारी के साथ ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन मौजूदा मालिक काइल बिल्कुल अलग है और असल में एनर्जी को नियंत्रित कर सकता है। वो अपने सामने एक पेड़ पर एक ताकतवर जादुई मिसाइल दागता है। विस्फोट इतना बड़ा है कि दोनों उस शक्ति और टैलेंट से चौंक जाते हैं। हमले ने पेड़ को भी नष्ट कर दिया, जिससे साफ है कि परीक्षण काम किया। आवाज इतनी तेज थी कि शायद हवेली से सुनी गई हो, लेकिन ओरा ने शोर को दबा दिया। गोरे लड़के की तेज प्रतिक्रिया सही समय पर उनके रहस्य की रक्षा करने आई। काइल कहता है कि उसने कुछ दिन पहले अपना पहला जादुई चक्र बनाया था, उस किताब में दिए निर्देशों का पालन करके जो उसने उधार ली थी, और उसके साथ ओरा का उपयोग करते हुए वो उस बीमारी से उबरने में सफल रहा जो उसे रोज परेशान करती थी, मुस्कुराते हुए जादू दिखाते हुए। वो कहता है कि वो जवान मरने का इरादा नहीं रखता। आखिरकार वो आदमी समझता है कि उसके दोस्त के बारे में पिछले कुछ दिनों में क्या अलग लग रहा था। वो अपने छोटे भाई को खुद अपने दिमाग से खुद को ठीक करने के लिए बधाई देता है। उनका रिश्ता उसी तरह बेहतर होता है जैसा किसी से उम्मीद होती है जो दृढ़ता का सम्मान करता है। लेकिन वो जादुई मिसाइल है, अभी भी पहले चक्र की है, और ये किसी बड़े ताकतवर के मुक्के जितनी मजबूत नहीं होनी चाहिए। अजीब बात यह है कि शक्ति चौथे स्तर के चक्र जैसी लगती है। ये पागलपन है कि उसने चौथी रैंक की क्षमता अनलॉक कर ली, हालांकि वो एक शुरुआती जादूगर है। शायद लड़का एक प्रतिभाशाली है जिसे पहले कभी पहचाना ही नहीं गया। अपनी स्किल की वजह से वो लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ने में कामयाब रहा और खुद को पहले चक्र बनाने के महीनों की पढ़ाई बचा ली। पढ़ाई के दौरान एक सवाल आया, जादू मूल गेम से अलग क्यों है? यहां उसे पहले एक अनुष्ठान बनाना होता है, फिर जादू को सक्रिय करने के लिए मुश्किल समीकरणों से निपटना होता है। गेम में जादू बहुत आसान था, बस एक प्रतीक बनाओ और माना काम करने लगता था। लेकिन उसका जादू बिल्कुल उपयोगकर्ता के अनुकूल नहीं है और यह बहुत ज्यादा ताकतवर है। यह एक बड़ी समस्या है क्योंकि अभी वो समय नहीं है कि यह बताया जाए कि वो असल में कौन है। तो वो अपने दोस्त से कहता है कि यह बात उन दोनों के बीच राज रखे। लेकिन जिस तरह से लड़का इसके बारे में बात करता है, वो उनके रिश्ते को खराब करता है, क्योंकि वो आदमी इस तरह की बात पसंद नहीं करता है। इसकी वजह है कि वो नहीं चाहता कि लोगों को पता चले वो कितना ताकतवर है, और उसे याद है कि बगावत 2 महीने में हो रही है। ये गोरे लड़के को डरा देता है। परंपरागत रूप से परिवार योग्यता के आधार पर उत्तराधिकारी चुनता है। वे स्वभाव, तलवारबाजी, टैलेंट और अन्य कारकों को भी देखते हैं। उसके आधार पर हर किसी का मूल्यांकन होता है और फिर सबसे होनहार वारिस चुनने का समय आता है। अभी 2 मुख्य दावेदार हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा है। एक है सबसे बड़ा बेटा महानेबेल और दूसरा बेटा क्रूर और चालाक अडोल्फ। सबसे बड़ा मार्की का वैधपुत्र और सबसे प्रसिद्ध उम्मीदवार है। वो स्वभाव से दयालु है और बचपन से ट्रेनिंग की गई उत्कृष्ट तलवार की स्किल है। दूसरी तरफ अडोल्फ भी वैध है, लेकिन उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया गया क्योंकि उसका भाई ज्यादा टैलेंटेड था। बड़े होते हुए किसी बिंदु पर हालांकि उसकी क्षमताएं उछल गई और उसने ढेर सारे समर्थक हासिल कर लिए। सच में आ बड़ा सर कर कर्नर पे नाचा, जबूख कर्नर पे नाचा वाला नए ट्वाइलाइट फायर से समर्थक हासिल कर लिए। सच में वो गैंग लीडर वाला माहौल देता है। जब वे एक दूसरे को देखते हैं, वे तुरंत सूक्ष्म तानाकशी शुरू करते हैं, जैसे वे दिखावा कर रहे हों कि दूसरा वहां है ही नहीं। गोल्डन नाइट कहता है कि वो इतना खोया हुआ था और उसे लगा कि उसने उन्हें आते हुए देखा ही नहीं। लेकिन ये बहाना खरीदना मुश्किल है क्योंकि उसके पास 5 साल की उम्र से मजबूत हो रहा है। ये बस एक छोटी सी बचपन की कहानी है और वाकई दोहराने लायक नहीं है। इस बीच बीच वाले भाई ने अपना ओरा 15 साल में जगाया, काफी देर से। इस दुनिया में यह सामान्य है कि कुछ लोग देर से खिलते हैं और जादुई ट्रेनिंग शुरू करते हैं। बाद में अचानक क्रूर आदमी के अनुयायियों के बीच झगड़ा हो जाता है। यह उसे सच में परेशान करता है क्योंकि वो जानता है कि वो अपने पिता के घर के नियमों का अनादर नहीं कर सकता। मैत्रीपूर्ण तरीके से एबेल कहता है कि उसके भाई के अधीनस्थ अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं और एक संभावित वारिस की सेवा करने के लायक है।
दोनों के बीच तनाव बढ़ता है क्योंकि बीच वाला भाई कहता है वे जितना चाहें हंसे, क्योंकि ज्यादा देर नहीं हंसेंगे। जब वो जाता है तो वो आखिरी लाइन काफी संदिग्ध लगती है और परेशान करने लगती है। खाना खाते हुए मुख्य किरदार 2 महीने में आने वाले समारोह के बारे में चिंता करता है। यह इलाका पूरी पहले पैदा हुआ को सब कुछ मिलता है वाले नियम का पालन नहीं करता। यह अपने वारिस चुनता है और चुने जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है ताकत और रैंकिंग। बस एक अपवाद है, युवा मालिक। अपनी बीमारी की वजह से उसे शुरू से ही उत्तराधिकार से बाहर रखा गया था। उसके अलावा उसका तीसरा बड़ा भाई ड्यूक भी इन षड्यंत्रों में शामिल नहीं हो सकता। तो अभी यह मूल रूप से बड़े भाइयों एबेल और अडोल्फ के बीच है। समारोह तक ज्यादा समय नहीं बचा और वे कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकेंगे उससे पहले। और ये बताना मुश्किल है कि क्या होगा अगर मुख्य किरदार की शक्तियां उजागर हो गईं। भविष्य में बस 2 संभावित प्रतिक्रियाएं हैं, या तो वे उसे सहयोगी बनाने की कोशिश करेंगे या वे उसे जल्द से जल्द कुचलने की कोशिश करेंगे। यह चरम है, लेकिन इतिहास में उत्तराधिकार संघर्षों के दौरान खून बहाया गया है। गेम की कहानी के अनुसार बीच वाला भाई निश्चित रूप से नायक को खत्म करने की कोशिश करेगा और शुरू से वो पूरे परिवार को मिटाने की योजना बना रहा था ताकि वो राज कर सके। तो मुख्य किरदार का मौजूदा लक्ष्य अपनी बीमारी को दूर करना और अच्छे लोगों के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश करना है। उसके सामने लेओन समझता है कि जादूगरों को खुद की रक्षा के लिए अपनी क्षमताएं छुपानी होती है। लेकिन इस घटना के बाद वो निश्चित रूप से परिवार के मुखिया को मुख्य किरदार की क्षमताओं की रिपोर्ट करेगा। अभी योद्धा युवा मालिक के बजाय मार्की के प्रति वफादारी की कसम खाता है, लेकिन नायक अपने दोस्त के लिए कुछ करने की योजना बना रहा है। यह गोरे लड़के को चिंतित करता है। यकीन नहीं कि मुख्य किरदार सच में जादूगर बनने की बात को गंभीरता से ले रहा है या नहीं। और उसे पता है कि उसके पिता को अगर पता चलेगा कि उसका सबसे छोटा बेटा ताकतवर हो रहा है तो वो बहुत गर्वित होगा। इस बातचीत की बदौलत उनका रिश्ता काफी बेहतर होता है और मुख्य किरदार को पता चलता है कि एक साथ खाना खाने से किरदारों के बीच रिश्ते बेहतर होते हैं। इसलिए वो योजना बनाता है कि अब से वे रोज एक साथ खाएंगे। रात होती है और बच्चा अपने अनुष्ठान लगातार पढ़ता रहता है। अगर वो उन्हें जादू का उपयोग करके सक्रिय करे तो वो तेजी से ताकत हासिल कर सकता है, बेहद तेजी से। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि गेम की विधि उसे इस तरह ताकतवर क्यों बना रही है। किसी बिंदु पर उसे निश्चित रूप से दूसरों को अपनी शक्तियां दिखानी होंगी। इस दुनिया में माना सक्रियण धीमा और मुश्किल है, लेकिन अपनी शक्ति को और सटीक तरीके से नियंत्रित करने के लिए वो कुछ तरीकों के बारे में सोचना शुरू करता है। कुछ फायदों और रणनीतियों का उपयोग करते हुए वो दोनों को मिला सकता है और ढेर सारी शक्ति हासिल कर सकता है। समस्या ये है कि ये बेहद खतरनाक है और एक जादुई विस्फोट वहीं हो सकता है। फिर भी वो चलता रह सकता है और कोशिश कर सकता है क्योंकि वो जानता है कि ये पूरी तरह असंभव नहीं है। जोखिम बेशक ज्यादा है, लेकिन इनाम भी है और वो जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचेगा अगर वो कभी कभी खुद को खतरे में नहीं डालता। अचानक उसका माना उसके शरीर से बाहर निकलने लगता है, कमरे में पागलों की तरह उछलता है। चीजें काफी खतरनाक हो जाती है और उसे ढेर सारी विस्फोट चेतावनियां मिलती है। फिर भी वो योजना पर टिका रहता है और अनुक्रमों का विश्लेषण और सक्रियण शुरू करता है। रास्तों को मिलाने में कामयाब होता है ताकि गंभीर नुकसान पहुंचाया जा सके। अपने कमरे में वो एक बिल्कुल नए तरह का जादू बनाता है, कुछ बिल्कुल नया और सच में शक्तिशाली। इस बार वो सक्रियण को मिलाने और एक जादुई मिसाइल बनाने में कामयाब होता है। अब जब प्रक्रिया की नींव तैयार है, वो और भी ज्यादा शक्ति हासिल करने की कोशिश करना चाहता है। लेकिन तभी खतरा असली हो जाता है और विस्फोट ध्यान खींचते हैं। उस पल एक नौकरानी गुजरती है, चिंतित होकर यह जांचना चाहती है कि उसका मालिक ठीक तो है। सौभाग्य से लड़का ठीक है, लेकिन कमरे में अब दीवार में एक छेद है। एक होशियार योजना निश्चित रूप से यह प्रयोग घर के बाहर करना होगी। शायद इसीलिए नोटिफिकेशन आती रहती है और उसे ट्रेनिंग के लिए एक वर्कशॉप स्थापित करने की जरूरत है। तभी योद्धा प्रकट होता है, शोर से चौंक कर। रसोई में सूप का स्वाद थोड़ा अजीब है, नमक नहीं बेकार। उबाऊ अचानक एक और नौकरानी देखती है कि सूप मेहनती लड़की बना रही है। वो डेजी है, उसकी एक दोस्त और सच में एक दयालु इंसान। लेकिन लड़की करीब जाने से डरती है क्योंकि नौकरानियों के साथ उसकी आखिरी मुलाकातें बुरी रही। डेजी बाकी लड़कियों से अलग है और उसे खाना बेहतर नमक करने के तरीके बताती है। वो एक ऐसे सामग्री के बारे में बताती है जो इसे भरपूर स्वादिष्ट स्वाद देती है। जब वो मसालेदार खाना चखती है, लड़की हैरान है कि यह कितना अच्छा निकलता है।
ये देखकर कि डेजी शांत है, वो उससे खाना पकाने की तकनीक सिखाने को कहती है। सौभाग्य से उसकी दोस्त उस छोटे सीखने के पल को एक साथ करने में खुश है। दोनों एक साथ खाना पहुंचाने जाती हैं और वे मालिक के बारे में बातें करती हैं। रास्ते में डेजी मानती है कि जब उसने सुना कि वो अपने लिए एक नौकरानी चाहता है, तो वो चिंतित हो गई थी। सौभाग्य से मुख्य किरदार हाल ही में काफी सम्मानजनक तरीके से बर्ताव कर रहा है और एक बुरा इंसान नहीं है। जब वो पढ़ाई कर रहा होता है, उसे पता चलता है कि डेजी ने वैसे ही उसके बारे में पूछा, जैसा उन्होंने सहमति दी थी, जबकि येल अपने दोस्त की मौजूदा हालत के बारे में कुछ नहीं कहती। डेजी को अच्छा काम करने और सही फैसला लेने के लिए तारीफ मिलती है। उसने सोचा था कि अधीर वाले पहले से कोई कदम उठा चुके होते, लेकिन रस्सी उससे ज्यादा लंबी है जितनी दिखती है। अधीर होना बिल्कुल वैसा ही है जैसा बीच वाले भाई से उम्मीद होती। यह साफ है कि वो जल्दी में है ताकि अपनी बुरी योजनाएं अंजाम दे सके। अपने दफ्तर में मार्की बिल्कुल पागल हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके बेटे ने बीमारी को दूर कर लिया। वहां लेओन है जो बता रहा है कि लड़का जादू की पढ़ाई कर रहा है। वो पहले चक्र तक भी पहुंच गया, बिना किसी टैलेंट के या परिवार के मुखिया को हैरान कर देता है। यकीन नहीं कि यह चमत्कार कैसे हुआ। आखिरकार उसे याद है कि मुख्य किरदार बेहद खराब स्वास्थ्य में था और मूल रूप से उदास जिंदगी जी रहा था। उसकी वजह से दोनों ने काफी लड़ाई की और दुश्मनों की तरह बहस की। एक बेहद बुरे पल में लड़का अपने ही पिता को ये कहते सुनता है कि उन्हें उस जैसा बेटा कभी नहीं चाहिए था, जो बस परेशानी खड़ी करता हो। साफ दिखता है कि वो आदमी गर्मी के पल में ऐसी बातें करने का अफसोस करता है। उस बीमारी को दूर करने के लिए तुम्हें जादू का कोई पागल असामान्य टैलेंट चाहिए होगा, और इस तरह की चीज बस 5 साल की उम्र में दिखती है। शायद ये 13 साल में किसी के इसे करने का एकमात्र ज्ञात मामला है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि काइल ने अपनी समस्याओं से पार पा लिया, चूंकि वो जादू को भी नियंत्रित कर सकता है। ये निश्चित रूप से एक अविश्वसनीय चमत्कार है। और बच्चा शायद अभी भी अपने पिता से नाराज है, लेकिन योद्धा कहता है कि कोई नाराजगी नहीं है। असल में उल्टा है। लड़के ने यहां तक कहा कि वो परिवार के मुखिया से व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता है, क्योंकि वो मूल रूप से घर में बंद है और बाहर जाने के लिए मार्की की अनुमति चाहता है। और वो जोर देता है कि उसके पिता जानते हैं कि वो आमने सामने मिलना चाहता है। उससे वो आदमी निष्कर्ष निकालता है कि उनके बीच अभी कोई नाराजगी नहीं हो सकती। ये तबाह हो चुके पिता को खुश करता है, जो आखिरकार अपने बेटे से मिल सकता है। ठीक उसी वक्त लड़का अच्छे कपड़े पहनकर मार्की से मिलने के लिए प्रकट होता है। अध्याय 11। वो तलवारबाजों के सम्मानित परिवार का मुखिया है, जिसने पीढ़ियों से सीमा को राक्षसों से बचाया है। पूरे महाद्वीप पर केवल 5 तलवार मास्टर्स में से एक, और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नायक के पिता। उसके करीब जाने से लड़के के हाथ बिना किसी स्पष्ट कारण के कांपने लगते हैं, लेकिन उसका शरीर अभी भी उस नाराजगी और डर को याद करता है जो वो पहले महसूस करता था। उसे वो समय याद आता है जब वे तलवारों से ट्रेनिंग करते थे और उसे बार बार डांटा जाता था और झगड़ा होता था। इतना कमजोर कि वो लकड़ी की तलवार भी नहीं उठा सकता था। ये बहुत भारी था। ये उस तलवारबाज परिवार के लिए एक निराशाजनक था, जिसमें पहले कभी इतना कमजोर बच्चा नहीं हुआ था। लंबे समय तक वो बेकार महसूस करता था क्योंकि वो तलवार इस्तेमाल नहीं कर सकता था और सोचता था कि उसे छोड़ दिया जाएगा। वो सारी भावनाएं नायक को जोर से मारती है क्योंकि उसे एक साथ सब कुछ याद आता है। वो यादें इस शरीर के मूल मालिक की है, राजकुमार की। लेकिन चूंकि उनकी आत्माएं आपस में उलझ गईं, भावनाएं भी जुड़ गईं। सौभाग्य से अभी नियंत्रण में जो व्यक्ति है वो कायर नहीं है जो पहले था, क्योंकि लड़के के अलावा वो असल जिंदगी में एक वयस्क ली भी है। उसका काम यह साबित करना है कि कायल सुल्तान सम्मान का हकदार है। दोनों आखिरकार मिलते हैं और यह अजीब सी चुप्पी बैठ जाती है। शायद नायक के पास अपने पिता से उस मुलाकात में कहने के लिए कुछ था। नियम साफ थे, वो बिना अनुमति के अपने कमरे से नहीं जा सकता था। चूंकि वो हाल ही में पढ़ाई कर रहा था, उसे लाइब्रेरी जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन वो परेशानी नहीं कर सकता था। नायक अपने पिता पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, पहले हुई सारी समस्याओं को देखते हुए। फिर भी उसके पिता महाद्वीप के सबसे ताकतवर लोगों में से एक हैं और एक डरावने प्रतिद्वंद्वी हैं। हालात मुश्किल हैं और एकमात्र विकल्प सीधी बातचीत के जरिए इससे निपटना है। पहले वो अपना आपा खो देता और पीछे हट जाता, लेकिन अब वो काफी ज्यादा परिपक्व लगता है। वो अपने पिता को पहले से काफी परेशानी कर चुका है और उसका अतीत उस पर बोझ बन रहा है। इसलिए वो गंभीरता से सोच रहा है और अब उसके पास बदलने का मौका है।
इतने सालों की लड़ाई के बाद लड़का आखिरकार अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है। इसके अलावा चालाक बच्चा मार्की के साथ एक सौदा भी करना चाहता है। सभी को पहले से पता है कि पहले बीमार बच्चे ने उस बीमारी को दूर करने में कामयाबी हासिल की जो उसे बर्बाद कर रही थी। ये एक बड़ा चमत्कार है। काल्पनिक दुनिया में भी यकीन करना मुश्किल है। इस तरह नायक की शक्ति असामान्य है और वो अलग अलग चक्रों को मिलाता है, ये साबित करने के लिए कि वो पहले चक्र का जादूगर है। वो एक अग्निगोला बनाता है। योद्धा की कहानी सुनने के बाद भी पिता को अभी भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब वो इसे अपनी आंखों से देखता है, सब कुछ बदल जाता है। वो इतना ताकतवर हो गया है कि वो सच में माना को अपनी नसों में बहते हुए महसूस कर सकता है, बढ़ते हुए। देखो, जो जादूगर उस बीमारी को दूर करने में कामयाब होते हैं, उनमें पागल क्षमता होती है। इस दुनिया में एक ताकतवर जादूगर उतना ही मूल्यवान है जितना नाइट्स का पूरा दल, और यहां तक कि भले ही उसका परिवार तलवारबाजों के लिए जाना जाता है, आगे की पंक्ति में एक मजबूत जादूगर होना भी एक बड़ा फायदा होगा। अगर परिवार इस योजना का समर्थन करे तो हर कोई उन क्षमताओं से लाभ उठा सकता है। एक सेना जो अभिजात तलवारबाजों को असाधारण जादूगरों के साथ मिलाती है, वो महाद्वीप पर किसी भी और चीज से ज्यादा मजबूत होगी। ये सौदा परिवार के लिए फायदेमंद है और जाहिर तौर पर बच्चे के लिए भी। उसकी प्रतिभा में निवेश और विकास के लायक है। जिंदगी में सब जीतने के बारे में है और उम्र का ही जो मूल्य रखता है वो है लाभ और सम्मान। सब कुछ से ऊपर परिवारी बंधन का कार्ड खेलना काम नहीं करेगा और वो परिवार की भलाई के लिए ठंडे खून से फैसले करने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन अगर उनके हित एक साथ हैं तो एक कमजोर रिश्ता भी सहयोग में बदल सकता है। अब दो समझदार वयस्कों के बीच चीजें तय होने वाली हैं। बूढ़ा आदमी ये भी नहीं बता सकता कि वो लड़का वाकई वही बेटा है जिसे वो जानता था, क्योंकि वो अब एक बच्चे की तरह नहीं बर्ताव करता। वो बड़ा हुआ लगता है। तो उसने उनसे उतने दुर्लभ टैलेंट में निवेश करने को कहा जितना उसका है। बातचीत इतनी अच्छी रही कि उसने ये पता लगा लिया कि दूसरी तरफ क्या चाहिए और उसका उपयोग सौदेबाजी के लिए किया। उसे बिल्कुल वो मिला जो वो चाहता था, अपनी शक्ति और अधिकार का उपयोग करते हुए। एक ऐसे बच्चे को इस तरह बात करते देखना पागलपन है जो कभी किताबें जलाता था। एक बच्चा जिसे कभी परिवार के लिए निराशा माना जाता था, वो बड़ा हुआ और सुधरा है। अब जब उसे मूल्यवान माना जाता है तो वे उसकी पढ़ाई के लिए फंडिंग के साथ जादुई पत्थर भी प्रदान करेंगे। लेकिन सच में उसे खुद को साबित करना होगा और अपने पिता को निराश नहीं करना होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके दोस्त उसके कमरे में आते हैं। सब कुछ अब काफी आलीशान है और जादूगरों के लिए एक व्यक्तिगत वर्कशॉप है। अंदर दीवारों में जादुई बाधा से मजबूत किया गया है। इसके अलावा जगह सभी तरह के औजारों, औषधियों और कलाकृतियों से भरी है। योद्धा हैरान है क्योंकि इसमें पागलपन की रकम खर्च हुई होगी। सौभाग्य से उसके प्यारे पिताजी हर एक पैसा चुकाने से ज्यादा खुश थे। ये अप्रत्याशित है कि वो मूडी आदमी अपने ही बेटे के आकर्षण से जीत गया। जियल भी हैरान है क्योंकि कमरे के अंदर स्पिरिट जादू को स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल करना मुश्किल है। इसीलिए उसके दोस्त ने उसके लिए एक अलग जगह बनाई। जगह में कंपनरोधी उपकरण लगाए गए हैं ताकि वो स्वतंत्र रूप से अभ्यास कर सके और उसे जब चाहे पढ़ाई के लिए वर्कशॉप इस्तेमाल करने की अनुमति है, क्योंकि नायक चाहता है कि वो भविष्य में उसकी दाहिनी हाथ बने, न केवल एक नौकरानी के रूप में बल्कि एक अभूतपूर्व स्पिरिट जादूगर के रूप में। ये उसे काफी रुलाता है क्योंकि वो पहले से ही हर दिन बिना आराम किए काम करती है। उसका लक्ष्य है जो कुछ भी वो सीख सकती है वो सीखना और किसी काम की बनना। उनका रिश्ता और भी मजबूत होता है और सब कुछ ठीक लगता है। अचानक कुछ पत्थर चमकने लगते हैं, लड़की का ध्यान खींचते हैं। स्पिरिट चक्र प्रतिक्रिया कर रहा है और नियंत्रण से बाहर लगता है। अनुष्ठान से एक अजीब तरह की रोशनी निकलती है, एक अधूरी स्पिरिट बनाते हुए, और सच में ये बहुत प्यारी है। ये तुरंत उस नौकरानी से दोस्ती कर लेती है जिसने अनजाने में उसे आकर्षित किया था। लगता है उसने इसे गलती से तब बुलाया जब वो वर्कशॉप के पास से गुजरी। वो छोटा शुभंकर सच में लड़की के टैलेंट से मेल खाता है। ये अद्भुत है क्योंकि इस तकनीक के लिए एक अलग तरह के जादू की जरूरत है। उसकी भावनाओं ने शायद स्पिरिट पत्थर को प्रतिक्रिया देने और वो शुभंकर बनाने में मदद की। पत्थर अभी खरीदे ही गए थे और अब वे तुरंत खर्च हो गए। लड़के को उम्मीद नहीं थी कि ये कहानी में इतनी जल्दी होगा। इसके अलावा ये प्राणी उच्च स्तर का है और इनसाइट से पहचाना नहीं जा सकता। भले ही ये छोटा है, इसकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि मानवीय क्षमताओं से पढ़ना असंभव है। इसका नाम ऐश है और ये लगता है कि एक प्राचीन प्रकाश स्पिरिट है। ये लड़के को चौंकाता है।
उसे उम्मीद नहीं थी कि वो प्यारी सी चीज इतनी ताकतवर होगी। एल्डर स्पिरिट मूल रूप से सबसे ऊंचा स्तर है और वे बुलाने के लिए सबसे मुश्किल चीजों में से है। इसका आकार प्रभावशाली नहीं है, लेकिन शायद यह इसका असली रूप नहीं है। अगर यह अपने सामान्य आकार में वापस जाए तो पूरी हवेली ढह जाएगी। यह लड़की के साथ एक अनुबंध करना चाहती है ताकि वे अब से दोस्त हो सके। उसके लिए उनके बीच मजबूत अनुकूलता की जरूरत है। एल्डर स्पिरिट सहमत है और इस ताकतवर दोस्ती के अनुबंध को सील करने के लिए अनुष्ठान शुरू करती है। नौकरानी भी सहमत है, अपना हिस्सा हस्ताक्षर करती है और एक सहयोगी पाती है। जब ये हो जाता है, उसे अपने नए पालतू जानवर के लिए एक नाम चुनना होता है। नायक एक सुझाता है और वो इसे पिकाचू कहने का फैसला करती है। यह बच्चे का नवीनतम कारनामा है। इसका नाम पिकाचू रखना अब से यही उसका नाम होगा और वो उसे दोस्त के रूप में पाकर बहुत खुश है। टैलेंट विकास परियोजना बहुत अच्छी तरह चल रही है और सच में काम कर रही है। कुछ दिन बीत जाते हैं और हवेली एक बार फिर एक नई सुबह के साथ जागती है। योद्धा मानता है कि उसने अपने शिष्य पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना एक बड़े भाई को देना चाहिए। फिर यह पता चलता है कि उसके सामने खड़ा है अडोल्फ, जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था। अध्याय 13। दोनों भाइयों की बैठक हो रही है। नौकरानी उनकी सेवा कर रही है। गैंग लीडर लड़की को पहचानता है। वो वही है जिसे बहुत पहले बाजार में गुलाम के रूप में बेचा गया था। वो उसकी तारीफ करता है, कहता है कि वो खूबसूरत है और उसे मजेदार लगता है कि वो नौकरानी बनकर रह गई। बुरे तरीके से वो उसे अपने घर भेजने की मांग करता है। वो निश्चित रूप से वहां है क्योंकि उसे ठीक हुई बीमारी की खबर मिली है और वो बातचीत की शुरुआत गलत तरफ से करता है। लेकिन नायक उसे वहां नहीं छोड़ना चाहता और पूछता है कि क्या कोई और चुना जा सकता है ताकि इस स्थिति से आसानी से बाहर निकल सके। उसे बिल्कुल अलग तरीके से काम करना होगा। हालांकि अंत में ये बस उकसावा है। वो आदमी वाकई किसी और की नौकरानी घर नहीं ले जाएगा। फिर भी लड़का महसूस करता है कि उसे अभी के लिए झुकना होगा क्योंकि वो अभी रिश्ता खराब करने का जोखिम नहीं उठा सकता। बच्चा सच में सुधरा है, लेकिन अभी भी खोया हुआ मामला लगता है क्योंकि वो जवान औरतों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता है। तो गैंग लीडर की योजना है उसे बिगाड़ना और अंधेरे में खींचना। उसका शरीर काफी ठीक हुआ है और उसे रोजमर्रा की जिंदगी में कोई समस्या नहीं है। उसे ठीक कर दिया गया है और वो हर दिन बेहतर होता रहता है। फिर भी वो 100% नहीं है क्योंकि ये बहुत पुरानी बीमारी थी और एक बार में पूरी तरह ठीक करना मुश्किल था। उस पल मुख्य किरदार एक जादू दिखाता है जो उसने बनाया, मूल से ज्यादा मजबूत। ये षड्यंत्री की दिलचस्पी पकड़ता है क्योंकि उसे नया जादू बनाने का विचार पसंद है। अपने चरम पर ना होने के बावजूद वो अभी भी तेजी से बढ़ रहा है। भले ही वो केवल पहले चक्र का छात्र है, मालिक का व्यवहार काफी बदल गया है और उसकी स्किल्स दिन ब दिन बेहतर होती रहती है। नौकरानी जो खबर लाई वो अतिरंजित लगी, लेकिन 13 साल के लड़के के लिए ये वाकई चिंता की कोई बात नहीं। उस पर दबाव डालना और छुटकारा पाने से पहले दूसरे तरीकों से उसका इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। सीधे तौर पर वो अपने छोटे भाई से पूछता है कि क्या वो प्रतियोगिता में उसकी तरफ से जुड़ना चाहता है। ये मुख्य किरदार को भी चौंकाता है, जिसे इस तरह का विकल्प मिलने की उम्मीद नहीं थी। एक दूसरे को कुछ देर घूरने के बाद चीजें बिल्कुल उसी तरह होती हैं जैसा चालाक ने योजना बनाई थी। उसकी वजह से उसे अपने पिता की अनुमति मिलेगी और वो उसे भरोसे के लिए धन्यवाद देता है। ठीक उसी वक्त योद्धा प्रकट होता है और अडोल्फ को सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देता है। लियोन को जोड़ तोड़ करना मुश्किल है और उसने अभी तक गेम में पक्ष नहीं बदला है। ये थोड़ा मजेदार है, ये सोचना कि एक महान योद्धा का बेटा किसी शरारती बच्चे की रक्षा कर रहा है। इससे जब अडोल्फ जाता है तो उनके बीच चीजें और भी अजीब हो जाती है। आखिरकार मुख्य किरदार भाइयों की बहस के खत्म होने के बाद कमरे में जाता है। वो बताता है कि वो शायद विस्काउंट जेरोम से निपटेगा, जो 5वीं सेना के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है। उसका दोस्त ये सुनकर हैरान है कि ये उसका पहला वफादारी मिशन होगा। वो उसे अकेले नहीं जाने देना चाहता और सफाई टीम में भी शामिल होने की पेशकश करता है। लेकिन वो टाइम बॉस का भरोसा जीतने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा था ये, और वो अपने पिता के साथियों को नहीं ला सकता था। ये पक्का एक जाल था, ये जांचने के लिए कि असली लड़ाई में एमसी कितना काम का है। किस्मत से अब से वो खुद को उस जादू से बचा सकता है जो उसने खुद बनाया था। फिर भी उसने तय किया कि वो अपनी पूरी जादुई ताकत नहीं दिखाएगा। फिर वो जंगल में दूर एक बस्ती के बारे में पूछता है। इलाके के दक्षिण में एक राक्षस कॉलोनी है। मार्की नियमित रूप से दुश्मनों को दबाने के लिए सैनिक भेजता है। इस बार लॉर्ड काइल पूरी तरह तैयार जादूगर की तरह लग रहा है मिशन पर निकलने के लिए। आखिरकार एक आदमी घोड़े से उतरता है।
विक, काउंट जेरोम, वो क्राइम बॉस का साथी है और इस मिशन में नायक के साथ एक ही टीम में होगा। चूंकि ये उसकी पहली असली लड़ाई है, उसे बहुत सावधान रहना होगा और जरूरत पड़ने पर उसे बचाया जाना चाहिए। उन दोनों का रिश्ता काफी खराब है और वो आदमी साफ तौर पर ये सिर्फ एहसान के तौर पर कर रहा है। फिर भी वे निकल पड़ते हैं और ज्यादा बात नहीं करते। विक काउंट के आदेश हैं लड़के पर नजर रखना और देखना कि वो लड़ाई में कितना कुशल है, लेकिन उसे नहीं लगता कि इस तरह का कमजोर आदमी कुछ खास कर सकता है जब उसके शरीर में एक खतरनाक बीमारी है। लड़ाई के दौरान लड़का उसके सामने गॉबलिन्स पर बिजली के जादू चलाता है। निशाना एकदम सटीक है। एक ही वार पूरे ग्रुप को खत्म करने के लिए काफी है। ये टीम को प्रभावित करता है और सभी के साथ चीजें बेहतर हो जाती है, जो काफी खुश हो जाते हैं। मिशन जल्दी खत्म होता है और ये नायक की बदौलत काफी समय में सबसे आसान अभियान था। उसने पहले कभी इतना आसान काम नहीं देखा था और उसकी प्रतिष्ठा तेजी से लेवल 90 तक पहुंच गई। बेशक लॉर्ड अडोल्फ बहुत खुश होगा जब वो सुनेगा कि उसके छोटे भाई ने कितना अच्छा किया। अब योजना अगले कदम पर आगे बढ़ने की है जो उसके दिमाग में है। चैप्टर 14। कैंप में वापस सभी बच्चे की बदौलत जीत का जश्न मना रहे हैं। मासूमियत से वो कहता है कि उसे तारीफ नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उसने कुछ खास नहीं किया। सैनिक मानते हैं कि उन्होंने युवा मास्टर को गलत समझा था और उसकी काबिलियत की तारीफ करने लगते हैं। और लड़ाई में अच्छा होने के साथ साथ वो कैंप के खाने की भी शिकायत नहीं करता। वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व लगता है। ये सोचते हुए कि उसका भाई पहले इस तरह के खतरनाक मिशन कैसे लेता था, उसे एहसास होता है कि जब उसकी बारी हो तो वो बिगड़ैल बच्चे की तरह नहीं रह सकता। सैनिक देखकर हैरान है कि बच्चा क्राइम बॉस को इतना पसंद करता है। योजना बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक चल रही है। सैनिक अब नायक को पसंद करते हैं और वे उसकी तारीफ करने के लिए तैयार हैं। जब बाकी सब सोते हैं, साहसी व्यक्ति कैंप से थोड़ी दूर टहलने का फैसला करता है। चूंकि वो बस एक बच्चा है, किसी को कोई शक नहीं होता और सभी मासूम रवैये को सच मान लेते हैं। आज की जीत के बाद शूरवीर पूरी तरह थके हुए हैं और अपनी बिस्तर पर गिर पड़ते हैं। सिर्फ कुछ पहरेदार बचे हैं और वे भी थके हुए हैं, ध्यान भी मुश्किल से दे रहे हैं। अब वो कुछ ओगरे को खत्म करने और जितना हो सके एक्सपी ग्राइंड करने की कोशिश करेगा, जैसा वो पहले करता था। अपनी जेब से वो एक परफ्यूम निकालता है जो उन दानवों को 10 किलोमीटर दूर से भी खींच सकता है। कुछ दिन पहले उसे एहसास हुआ कि वो दुनिया का पहला इंसान था जिसने उन प्राणियों को आकर्षित करने वाली खुशबू बनाई बिना किसी मौजूदा नुस्खे के। जितनी अच्छी गुणवत्ता और खुशबू, उतने ज्यादा राक्षस एक साथ आते हैं। समस्या ये है कि टीम को गॉबलिन्स का शिकार करना था और ओगरे बिना योजना के लड़ना बहुत मुश्किल है। दस्ते में 12 अनुभवी शूरवीर हैं और वे कमजोर दुश्मनों को संभाल सकते हैं। लेकिन दानव एक अलग ही मामला है। भले ही वे क्राइम बॉस के प्रति वफादार हों, उनकी व्यक्तिगत काबिलियत काफी मामूली है। वे मूल रूप से तोप के चारे हैं। वे सड़क के अपराधी थे जो उस धोखेबाज आदमी के बहकावे में आकर एक सेना बन गए। ब्रेन वॉशिंग इतनी तीव्र थी कि उन्हें कट्टरपंथी बना दिया और उसका प्रभाव इसकी वजह से आसानी से फैल गया। ये लोग अंधे होकर आज्ञा मानते हैं और उनके मास्टर के हर कदम से कोई त्रासदी हो सकती है। इसलिए नायक उत्तराधिकार दिवस से पहले 5वीं सेना को जितना हो सके कमजोर करने की योजना बनाता है। शुरुआत में वो उन 12 लड़ाकों को एक शक्तिशाली ओगरे से आखिर तक लड़ने पर मजबूर करेगा और उसकी योजना है कि एक बार जब वो खुशबू चालू करे तो इस खतरनाक लड़ाई में सिर्फ वही जिंदा बचे। आसपास के जंगल में फैली परफ्यूम से आकर्षित होकर एक दो सिर वाला प्राणी आने में देर नहीं लगती। पहले से थके हुए योद्धा दानव से अचानक घिर जाते हैं जो उनके साथियों को आसानी से खत्म कर देता है। एक आदमी बहुत बहादुर उनसे भागने को मना करता है। दुखद रूप से उसका अंत क्रूर होता है और जल्दी ही यह स्पष्ट हो जाता है कि भागना ही सबसे अच्छा विकल्प है। वो टीम के सबसे मजबूत सैनिकों में से एक था। अब सिर्फ मध्यम स्तर के लोग बचे हैं और वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हुए वो पूछता है कि क्या सम्मानित योद्धा वाकई लड़ाई में इसी तरह काम करते हैं। अगर वे ये मिशन असफल करते हैं तो वो ओगरे निश्चित रूप से सहयोगी इलाके में घुसेंगे और लोगों को मार डालेंगे। कमान संभालते हुए वो सभी को अब से उसके आदेशों का पालन करने के लिए राजी कर लेता है। किस्मत से विक्काउंट एक उच्च स्तर का योद्धा है और कहता है कि वो अकेले इसे संभाल सकता है, लेकिन एमसी को मदद नहीं चाहिए। वो आखिर तक रहेगा, जादू से उसका साथ देते हुए। वो जानता है कि अगर उसने अपने आदमियों को लड़ाई में छोड़ा तो वो अपने भाई का सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए वो एक जादू करता है, अपनी शक्तियों से योद्धा को और भी बढ़ाते हुए। चूंकि यह सिर्फ पहले सर्किल का जादू है, वो अभी के लिए स्थिति को ज्यादातर नियंत्रित कर सकता है।
बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए। फिर भी वो डर से पीछे हटे बिना सीधे लड़ाई का सामना करेगा। विक्काउंट जानता है कि काइल सेना के लिए एक जरूरी साधन है और पहले से उस पर बहुत भरोसा करता है। अपनी तलवार की शक्तिशाली काबिलियत चालू करते हुए वो पास आने वाले किसी भी ओगरे को काटने के लिए तैयार हो जाता है। वो सीधे 2 सिर वाले ओगरे पर चार्ज करता है, अपनी तलवार से दोनों सिर काटने के लिए तैयार। दूसरे सैनिक देखते हुए कि कोई घबरा नहीं रहा, अपना कमजोर पक्ष नहीं दिखा सकते, इसलिए वे भी खुद को जोश दिलाते हैं। नायक अपने लोगों को इस क्रूर लड़ाई में पूरा जोर लगाने को कहता है और ये बिल्कुल काम कर रहा है, क्योंकि उसके बुलाए हुए ओगरे कमजोर सैनिकों को खत्म करने वाले हैं। आकर्षण परफ्यूम एक सफलता है, यहां तक कि यह सामान्य से 3 गुना मजबूत प्राणियों को बुलाने में भी कामयाब रहा। और यही वो जगह है जहां पांचवी सेना का एक हिस्सा अपने अंत को पाएगा। चैप्टर 15। वो इतना ताकतवर महसूस करता है कि सोचता है कि वो अकेले ओगरे को गिरा सकता है। वो जुड़वां सिरों में से एक पर भारी वार करता है और वे तुरंत सतर्क हो जाते हैं और हर कोई दोनों के बीच हवाई लड़ाई देखकर हैरान रह जाता है। लगभग सभी सबसे मजबूत शूरवीर पहले ही गिर चुके हैं और कमजोर सैनिक घबराने लगे हैं। दूर से सब देखते हुए छोटा साइको खुश है कि उसकी चाल काम कर रही है। एक उंगली उठाए बिना वो सभी दुश्मनों को आसानी से खत्म कर देगा। बिना जाने उसने वो काम उस विशाल ओगरे को सौंप दिया, जो इसे अपनी मुट्ठियों से करेगा। जेरोम सोचता है कि क्या वे वाकई ये लड़ाई जीत सकते हैं और सोचने लगता है कि शायद आखिरी उपाय का समय आ गया है। उसे अंधेरे से एक ताकत दी गई थी और अगर उसने उसे खुला छोड़ दिया तो वो कभी सामान्य नहीं हो पाएगा। सिलवार्ड कहता है कि जब ऐसा होगा वो बिना किसी इंसानियत के गुस्से में पागल राक्षस बन जाएगा। इसलिए ये ताकत कभी किसी यादृच्छिक कमजोर दुश्मन पर बर्बाद नहीं होनी चाहिए। वो निश्चित रूप से ओगरे को हरा पाएगा, लेकिन वो कभी जानवर के गुस्से से शांति नहीं पाएगा। लेकिन शायद ये फिर भी किसी ओगरे से हारकर मरने से बेहतर है। दूर से काइल कहता है कि वो जादुई सुरक्षा देगा, इससे विक्काउंट को और भरोसा मिलता है। दूर से काइल कहता है कि वो जादुई सुरक्षा देगा और वो जादूगर से जोश महसूस करता है, ये कहते हुए कि आखिरी उपाय का समय अभी बहुत जल्दी है। काइल अपने दोस्तों पर मानसिक सफाई का असर करता है। अचानक सभी को एक ऊर्जा का विस्फोट महसूस होता है और वे यह मानने लगते हैं कि वे पांचवी सेना के सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ दे रहे हैं। वे अपनी असली ताकत दिखाना चाहते हैं। जब वे लड़ते हैं, एमसी दूर से सब देखता है बहुत ध्यान से। बस कुछ ही सेकंड में वे सब गिरने लगते हैं। उस विशाल जानवर के हाथों मारे जा रहे हैं। प्राथमिकता 12 शूरवीरों को खत्म करना था और अब सिर्फ जेरोम बचा है। उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी और वो एक बार और समर्थन जादू मांगता है ताकि उत्परिवर्ती को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। मोहरों की तरह टुकड़े चलाते हुए वो योजना को लपेटने के लिए और भी मन चैनल करता है और वो एक तरह की शक्ति चालू करता है जो बैंगनी आकारों में उसके चारों ओर लिपटने लगती है। पंजों से जकड़ा हुआ वो बस सीधे आगे देख सकता है। ओगरे उसके सामने हैं और उसकी आंखें खुशी से चमकती हैं। सिर्फ एक हाथ से वो उस आदमी को हमेशा के लिए क्रूरता से खत्म कर देगा। सभी सैनिकों के सामने उनका नेता कुचला जाता है। इससे सभी अफरा तफरी में पड़ जाते हैं क्योंकि उन सभी को लगता है कि वे मरने वाले हैं। आग उस जानवर के शरीर को घेरने लगती है और वो दर्द से चिल्लाता है। फिर सभी के सामने वो जमीन पर गिर जाता है। पहले से मर चुका लड़ाई खत्म करते हुए युवा मास्टर दुश्मन के ऊपर चढ़ जाता है। उसके अंदर से वो एक बहुत कीमती क्रिस्टल निकालता है और अब समय है एक काफी संदिग्ध काम करने का। वो झूठ बोलना शुरू करता है, ये कहते हुए कि विक्काउंट की बदौलत उसने दुश्मन को गिरा दिया। ये जीत 12 बहादुर योद्धाओं की और उन सभी की है जिन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए लड़े। इसलिए वह उस लॉर्ड की तारीफ करने लगते हैं जो युद्ध के मैदान पर जीता। इस अभियान के नतीजे सफल रहे और 2 सिर वाला उत्परिवर्ती खत्म किया गया। इसके ऊपर उन्होंने दर्जनों गॉब्लिन्स भी खत्म किए जो मूल लक्ष्य था। दुर्भाग्य से लड़ाई के दौरान उन्हें भारी नुकसान हुआ। खबर सुनकर बुरा गोरा आदमी विश्वास नहीं कर पाता और पूछता है कि गेरम जंगल में एक उत्परिवर्ती के खिलाफ क्रूर लड़ाई में मर गया। वार इतना तेज था उसे अंधेरे की शक्ति इस्तेमाल करने का समय तक नहीं मिला। उस आदमी को खोना दस्ते के लिए बड़ा झटका है। मरे हुए सैनिकों की बात जाने दो और कुछ नहीं किया जा सकता और वे किसी तरह कैंप से उस ओगरे को वापस लाना चाहते हैं। तभी वो कहता है कि उसे खुशी है कि उसका भाई सुरक्षित वापस आया। आखिरकार इतने मजबूत दुश्मन को हराना युवा आदमी की बड़ी उपलब्धि थी। इसकी वजह से उनके पिता को सूचित किया जाएगा और सभी को उनके हकदार सम्मान मिलेंगे। एमसी जो मुखौटा पहनता है, मासूम भाई का रवैया अडूलों के सामने उखड़ने लगता है, जो गुस्से और संदेह से चला जाता है। लेकिन अभी के लिए लगता है
कि भाई अभी भी काफी आसानी से बेवकूफ बनाया जा रहा है। एमसी को भाई की मान्यता मिली और पांचवी सेना को खत्म किया। ये एक मास्टर चाल था और वो मजाक करता है कि शायद इसे एक पत्थर से 3 काम कहा जा सकता है। एक उत्परिवर्ती कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि योद्धा अकेले बिना मदद के एक को गिरा सकता है। और मजाक करते हुए वो कहता है कि उसका इरादा शुरुआत में सिर्फ कमजोर दिखने का था। लगता है वो सच में अपने बुरे भाई के करीब जाना चाहता है बिना एबेल को कुछ बताए। ये सब योजना का हिस्सा है और भविष्य में उसे मान्यता मिलेगी और वे उसे ढूंढने आएंगे। कुछ दिन बाद परिवार के सम्मेलन कक्ष में एक बैठक होती है। उस बैठक में वे अभियान के नतीजों की समीक्षा करेंगे और लूट को कैसे बांटा जाए ये तय करेंगे। साथ ही पहली बार उस अंतरिक्ष मंडल में युवा आदमी के योगदान पर चर्चा होगी और अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वे खुलकर बोल सकते हैं। एक बैरोनेस सोचती है कि यह बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, क्योंकि पुराने जमाने में वो बच्चा बस एक कमजोर नोबी था। अटपटे तरीके से वो कहता है कि उसे बच्चा पसंद है, लेकिन वो निश्चित नहीं है कि उसे जो वाकई सोचता है वो कहना चाहिए। निकला तो यही कि बच्चा अभी भी सिर्फ पहले सर्किल का जादूगर है, मूल रूप से एक शुरुआती। फिर भी बैरोनेस सोचती है कि उसकी ज्यादातर उपलब्धियां सिर्फ इसलिए बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है क्योंकि उसने हिस्सा लिया और जिंदा वापस आया। और वो ये कहकर खत्म करती है कि ये मानना मुश्किल है कि एमसी रातों रात इतना परिपक्व हो गया। वो सभी को याद दिलाती है कि बच्चे ने पहले कितना उपद्रव किया था। काइल बस मुस्कुरा सकता था जब लोग सीधे उसके मुंह पर बुरा कहते थे। साफ है बैरोनेस ने कभी कोई फैसला करने से पहले असली भेड़िए का सामना नहीं किया था। जब वे हॉल पहुंचते हैं कि यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है और इसे अपनी आंखों से देखना पड़ता है। अपने भाई का बचाव करते हुए एबेल कहता है कि यहाँ तक कि मजबूत शूरवीरों को भी 2 सिर वाले प्राणी को गिराने में संघर्ष करना होगा। कुछ लोग पलट कर कहते हैं कि यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि शूरवीरों ने बच्चे की रक्षा के लिए अपनी जानें दी। फिर भी अंतिम वार काइल का था, जिसकी पुष्टि बचे हुए गवाहों ने की। पहले से अलग लड़का अब जादू सीखने पर ध्यान दे रहा है और बैरोनेस को अपने व्यक्तिगत मुद्दे अलग रखने चाहिए। गुस्से में अडुलो उस आदमी से कहता है कि सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश बंद करें। अभी भी अपने भाई का समर्थन करते हुए वो उसे धमकाता है और कहता है कि लकीर मत लांघो। अचानक सभी बच्चे का बचाव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जब वो असली मूल्य दिखाने लगा है कि काइल के इनाम में बड़ी रकम शामिल होनी चाहिए। आखिरकार योद्धा ने बच्चे की क्रूर लड़ाई देखी और उसके किए पर कोई संदेह नहीं। इसकी वजह से उसे आज़ादी दी जाती है और वो आखिरकार मुख्य निवास और बाहर जाने का रास्ता पा सकता है। लेकिन उत्परिवर्ती की लूट अभी भी योगदान के आधार पर बांटी जाएगी और लड़के को उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। बैठक के अंत में एमसी समझ नहीं पाता कि उसने जो कुछ किया उसके बाद उसे कुछ क्यों नहीं मिल रहा। इसलिए वो अपने पिता से पूछने जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने कोई परेशानी नहीं की। लेकिन बूढ़ा आदमी चालाक है। वो जानता है कि बच्चे ने ओगरे का दिल अपने इनाम के रूप में रखा। कुछ न कहते हुए एमसी कम से कम घर से बाहर जाने की अनुमति पाने के लिए उसे धन्यवाद देता है। तभी वो कहता है कि उसने अपना वादा निभाया और पिता को बच्चे की उपलब्धियों के बारे में बताया। और वो कहता है कि भविष्य में बच्चा याद रखे कि उसने काफी समय से अपने छोटे भाई पर ध्यान नहीं दिया और वो उससे कभी बात करने की उम्मीद करता है। समस्या यह है कि वो समय पहले ही आ चुका है और वो कहता है कि यह कोई अज्ञात शक्ति है जिसे उनके पिता भी नहीं समझते। ये एमसी को उलझन में डाल देता है कि वो अचानक कहीं से रहस्य के उगल रहा है। थोड़ा पहले जब सम्मेलन खत्म हुआ, एबेल आकर अपने छोटे भाई की तारीफ करता है। वो कहता है कि बच्चे ने लड़ाई को बहुत अच्छे से संभाला और अब वो परिवार में एक सम्मानित जादूगर है। फिर वो पूछता है कि क्या बच्चे के पास बाद में समय है ताकि वे एक साथ खाना खा सके। वो बताता है कि वो एक छोटी मुलाकात रखना चाहता है ताकि जंगल अभियान के दौरान हुई बातों की जानकारी मिल सके। लेकिन बच्चे को शक है कि योद्धा का उसकी उपलब्धियों के बारे में पूछने का कोई छुपा हुआ कारण है और तुरंत वो ऐसे राज उजागर करना शुरू करता है जो उनके पिता भी नहीं जानते थे। बिना किसी स्पष्ट कारण के ये साफ है कि वो एडोल्फ द्वारा बनाई गई ताकतों को बहुत देर होने से पहले खत्म करने के लिए एमसी को भर्ती करना चाहता है। एमसी को अपने शब्द सोच समझकर कहने होंगे और पूछता है कि वो रहस्य कैसे जानता है। वो कहता है कि वो डरता है कि जब कोई इतनी बड़ी बात सामने आए तो क्या होगा। जैसा एक बड़े भाई से उम्मीद की जाती है, वो साफ तौर पर बदले में बच्चे से कुछ चाहता है। लेकिन सीधे बात करते हुए छोटा वाला कहता है कि वो वाकई मझले भाई के साथ नहीं है। फिर भी इसका मतलब यह भी नहीं कि वो अच्छे लोगों के साथ शामिल होने की योजना बना रहा है। समय बीतता है और हम देखते हैं कि एडोल्फ अपनी अंधेरी शक्तियों के साथ पूरी तरह से जा रहा है। उसे आखिरकार पता चलता है कि उसका बड़ा भाई भी काइल से थोड़ी बात करने गया था,
ये क्राइम बॉस को इसलिए गुस्सा दिलाता है क्योंकि उसने पहले बच्चे की प्रतिभा को पहचाना था और उस बढ़त को खोना नहीं चाहता। और अगर एमसी पाला बदलता है तो एडोल्फ उसे दुश्मन बनने देने से बेहतर जहर देगा। जाहिर है यही कारण है कि नौकरानी उस हवेली में है। जब ऐसी बातें होती हैं परिवार की बातचीत पर वापस, एबेल जानना चाहता है कि सबसे छोटा इस तरह क्यों काम कर रहा है। ईमानदारी से एमसी कहता है कि बड़ा भाई वाकई दयालु है, जो उसे शर्मिंदा कर देता है। जब वो अपनी शक्ति चालू करता है तो वो उस किरदार के बारे में ज्यादा नहीं देख पाता क्योंकि स्तर बहुत ऊंचा है। एकमात्र बुरी बात यह है कि उनका रिश्ता तटस्थ है, कोई पक्ष नहीं। वो अच्छे गोरे आदमी के सामने अजीब तरह से काम करता रहता है, जिसे पता नहीं कैसे प्रतिक्रिया देनी है, और दूसरा माफी मांगता है। भले ही वो बड़ा भाई था, उसके पास कभी छोटे की देखभाल करने का समय नहीं था। फिर भी एमसी उसे माफ करता है क्योंकि वो पहले पूरे बदतमीज की तरह काम करता था और इसीलिए कोई उसे पसंद नहीं करता था। एबेल हंसता है क्योंकि बच्चा वाकई चालाक मजाक करने में बहुत अच्छा है। वो पछताता है कि अपने चतुर भाई के साथ पहले बंधन नहीं बनाया, इससे पहले कि वो एडोल्फ के पास चला जाता। और वो कहता है कि वो सब कुछ दे सकता है जो दूसरा पक्ष वादा कर रहा है और बेहतर शर्तों पर वो ये सौदा छोड़ना नहीं चाहता, और पूछता है कि क्या अभी भी फिर से सोचने की गुंजाइश है। ये बच्चे को परेशान करता है जो पूछता है कि क्या उसे दुश्मन के पक्ष में शामिल होने पर खत्म कर दिया जाएगा। आखिरकार एडोल्फ अलग है और वो अपने परिवार के साथ भी क्रूर है। अगर वो गद्दार बनता है तो वे निश्चित रूप से उसे रास्ते से हटाने के लिए जो भी तरीका हो इस्तेमाल करेंगे। भले ही वो एक प्रतिभाशाली जादूगर है, फिर भी उसके पास रोजाना खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है। यह पहली बार है जब परिवार के किसी सदस्य ने एबेल को क्राइम बॉस का इतना गहरा विश्लेषण दिया है। मजेदार यह है कि वो आदमी इस आकलन से असहमत नहीं है। वो शांत भी हो जाता है और ये उन्हें बातचीत की शुरुआत में वापस ले जाता है, जब एमसी कहता है कि उसकी बेकार काबिलियत बहुत अच्छी अंतर्जान है। छोटे से उसे हमेशा कुछ भयानक होने से ठीक पहले बुरी लग रही है, और जब भी उसने उस पेट की भावना को सुना वो खतरनाक स्थितियों से बाहर रहने में कामयाब रहा। समारोह के हर दिन करीब आने के साथ वो भावनाएं और मजबूत होती जा रही है। खास तौर पर बुरे भाई के आसपास वो काबिलियत किसी तरह की भविष्य की दृष्टि की तरह लगती है, जैसे एमसी का अंतर्जान। और लड़के के शरीर में आने के बाद उसने एक ऐसी प्रतिभा विकसित की जो पहले उसके पास नहीं थी। इसकी वजह से दूसरे एनपीसी सिस्टम बदलावों से गुजर रहे हैं जो पहले कभी नहीं होते थे। फिर भी एडोल्फ परिवार है और मार्की का दूसरा सीधा वारिस है, इसलिए वो बस लकीर नहीं लांघ सकता। लेकिन एमसी वहां है क्योंकि उसे ये बहुत बुरी लग रही है और उसने इसे अब तक राज रखा। वो अपने पेट पर भरोसा करता है और जानता है कि अगर एडोल्फ मार्की बनता है तो परिवार बर्बाद होगा और युवा मास्टर सहित कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए उसकी योजना है दुश्मन के पक्ष में शामिल होना और उनका भरोसा जीतते हुए सब कुछ करीब से देखना। ऑपरेशन के अंत में विचार है कि उन्हें पीछे से पूरी ताकत से मारा जाए, और अगर अच्छा भाई मदद करे तो बातें बहुत आसान होंगी और बहुत बेहतर संभावना होगी सफलता की। बड़े भाई के नाते एबेल अपने भाई के इतने ठोस प्रस्ताव को मना नहीं कर सकता और कहता है कि वो मदद करेगा, लेकिन पहले एमसी मिशन शुरू करने के लिए एक छोटा सा एहसान चाहता है। चैप्टर 18। कुछ दिन पहले उन्हें चांदी के सिक्कों का एक थैला मिला, मूल रूप से महीनों की तनख्वाह। गोरा आदमी सोचता है कि अचानक इतना पैसा कहां से आया, लेकिन असल में एमसी को ये एबेल की बदौलत मिला, जिसने उसे कुछ पैसे उधार दिए। इसके अलावा खूबसूरत होने के वो दौलतमंद है, और जब उसे योजना सुनाई जाती है तो वो तुरंत मिशन के लिए पैसे देता है। और यह थोड़ा अजीब है क्योंकि किसी को नहीं पता था कि बड़ा भाई इतना उदार था। इस व्यक्तिगत संचारक के साथ वे एक ही जगह पर हुए बिना बात कर पाएंगे। इस तरह की चीज इतनी महंगी है कि सिर्फ एक के लिए आप बगीचे वाली हवेली खरीद सकते हैं। यह सिर्फ मूल संस्करण है और ये आपको सीधे सिर्फ एक इंसान से बात करने देता है, लेकिन और भी महंगे संस्करण हैं। ये काफी स्पष्ट है कि एबेल के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही और उन्होंने एक योजना पर मिलकर काम किया। इस बीच रक्षक को ऐसे तब तक संभालने होंगे जब तक उन्हें इस्तेमाल करने का समय नहीं आता। उनके पास अभी इसे खर्च करने की कोई जगह नहीं है, और बच्चा पहले से और भी सिक्के खेती करना चाहता है। ये भविष्य के लिए एक निवेश योजना की तरह है, जैसे एक चालाक जादूगर सोचेगा। उस पल नौकरानी अपने स्टाफ के साथ प्रशिक्षण कर रही है। आत्मा जादू पिकाचू उसके स्टाफ की नोक पर चिपक कर इलाके को रोशन कर सकता है। दुर्भाग्य से जादू काम नहीं करता और वो रोशनी नहीं जला पाती।
वो पालतू एमसी के सिर से नहीं उतरना चाहता और एमसी सोचता है कि वो मूल रूप से एक हेडलैम्प है। इससे गोरे आदमी को कुछ याद आता है और वो सोचता है कि वे एक पहाड़ के अंदर क्यों हैं। उसे जो आखिरी चीज याद है वो है कि वे पड़ोसी इलाके जाने के लिए घर से निकले थे। और फिर अचानक वे एक गुफा के अंदर पहुंच गए क्योंकि एमसी ने एक छोटा पड़ाव बनाने का फैसला किया। ये उस तरह की जगह नहीं है जहां उन्हें लंबे समय तक रहना चाहिए क्योंकि खोज करने से सभी प्रकार के खतरे हो सकते हैं। ये इतना खतरनाक है, उसे वो गुस्सैल राक्षस याद हैं जो उन्हें गुफा के प्रवेश द्वार पर मिले थे। वे जितने गहरे जाते हैं उतने कम दिखते हैं, जो अजीब है, जिसका मतलब है कि इस इलाके के अंत में एक बड़ा मजबूत बॉस है। किसी भी चीज के लिए तैयार होते हुए वो चेतावनी देता है कि उन्हें बाहर जाना होगा। लेकिन यही नायक की योजना पहले से थी। वो कहता है कि वो यहां इसी के लिए आया है। उसने जो कुछ कहा वो सब सच था। वो सच में अगले शहर में काम करने गया था, लेकिन उसे यह भी पता था कि रास्ते में एक काल कोठरी है। अगर उसने शुरुआत से ही कहा होता कि वे काल कोठरी जाने वाले हैं, तो किसी ने एमसी को घर से निकलने नहीं दिया होता, क्योंकि या तो भाइयों में से कोई एक किसी तरह साथ आने पर जोर देता और यह पूरी तरह अफरा तफरी में बदल जाता। और छोटी एडजीएल की भी समस्या है। उसकी जादुई आत्मा को राज में प्रशिक्षित करने की जरूरत है, और सिर्फ उसके पिता को उसके बारे में पता है। मूल रूप से अगर बहुत ज्यादा लोग आसपास होते तो वो सारी लूट अपने पास नहीं रख पाता। समस्या यह है कि वो लड़की बस जादू सीखना शुरू कर रही है और एमसी अभी लेवल 2 पर पहुंचा है। ये बच्चे को परेशान करता है, जो कहता है कि वो बस कमजोर बेवकूफों को बेवकूफ बनाने के लिए नाटक करता है। उनकी 3 लोगों की पार्टी पहले से काफी मजबूत है कि वहां किसी बड़े राक्षस का सामना कर सके। टीम में एक मजबूत टैंक है, एक दयालु हीलर है और सबसे अच्छा एक डैमेज जादूगर है जिसके पास सब कुछ नियंत्रण में है। सब गर्व से वो कहता है कि उसका मास्टर पहले से मजबूत है और भविष्य में और मजबूत होता जाएगा। रक्षक के साथ मजाक करते हुए वो पूछता है कि वो आखिर में किसके प्रति वफादार होगा, उसके या उसके पिता के। आखिरकार 2 मालिकों वाला शूरवीर वाकई किसी के प्रति भी वफादार नहीं है। यह आदमी को निःशब्द कर देता है जब वो इस पर सोचता है। अभी लियोन मार्की के आदेशों का पालन करते हुए बेटे को सुरक्षित रख रहा है, यानी शूरवीर वाकई मार्की के प्रति वफादार नहीं है। उसे इस शूरवीर को जीतने के लिए एक असली मास्टर चुनना होगा। सिर्फ अपनी काबिलियत दिखाना काफी नहीं होगा। एक बार जब उसे आखिरकार मान्यता मिल जाती है तो वो अपनी सेना के लिए वो अभेद्य ढाल हमेशा के लिए पाएगा। इसलिए तीनों मिलकर खतरनाक कालकोठरी में और गहरे धकेलते हैं। एकदम अंत में वे बॉस रूम तक पहुंचते हैं और वो वहां इंतजार कर रहा है। इसका नाम है अभयारण्य का गुप्त मिनोटोर, इन दीवारों का रक्षक। खेल में ये जगह एक्सपी और पैसे की खेती के लिए शुरुआती लोगों के साथ लोकप्रिय थी, और सबसे अच्छी बात यह है कि इनाम इसके आसान होने की तुलना में बेहद उदार है। हमेशा की तरह लालची वो अपना खजाना किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता। वो राक्षस एक सामान्य ओगरे से 3 गुना मजबूत होने के लिए जाना जाता है, लेकिन जादूगर चालाक है और उसके हमलों को रोकने और काउंटर करने की एक परफेक्ट योजना पहले से है। तलवार और जादू के साथ उन दोनों की वे मिनोटोर को पागल करने और उसे लुभाने में कामयाब होते हैं। यह एक जोखिम भरा कदम है और उन्हें हर सेकंड परफेक्ट टाइमिंग के साथ चकमा देना होगा। आदर्श रूप से आप किनारों की तरफ चकमा देते हैं और जितना हो सके मार खाने से बचते हैं। जब बड़ा आदमी थक जाता है वे अंदर जाएंगे और हमला करेंगे, जबकि ओजिल सहयोग करेगी। चूंकि ये लड़की की पहली लड़ाई है, अगर वो पत्थरों के पीछे छिपकर जादू करे तो चलेगा, लेकिन वो जितना हो सके मदद करना चाहती है और उसने जादू सिर्फ छिपने के लिए नहीं सीखा। ये लड़के को उससे और भी प्यार दिलाता है। वो बेपनाह बहादुर है। इस मिशन में उसका काम है दूसरों को ठीक करना और सहयोग करना, ताकि लॉर्ड काइल की रक्षा हो। असल में उसे सुधारा जाता है। सबसे जरूरी बात है आखिर तक जिंदा रहना। जब तक वो नहीं गिरती, उसके हाथ लियोन और एमसी को खड़ा रखेंगे। एक आखिरी नियम है, जब चीजें खतरनाक हों तो खुद को बचाना न भूलें। वो समझती है और याद करती है कि वो किसी अज्ञात जगह में काल कोठरी के अंदर है। एक लड़ाई में हीलर कितना जरूरी है और मिनोर को हराने की रणनीति वो चीजें हैं जो आप सिर्फ असली अनुभव से सीखते हैं। यह अजीब है कि युवा आदमी यह सब कैसे जानता है जब उसने अपनी पूरी जिंदगी बंद रहकर बिताई। लियोन सोचना शुरू करता है कि वो काल कोठरी की रणनीतियों से इतना परिचित कैसे है। जब वे पूछते हैं कि क्या यह उसकी पहली बार काल कोठरी है, उसे एहसास होता है कि वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट की तरह काम कर रहा है। इसलिए वो झूठ बोलता है, यह कहते हुए कि उसने गॉब्लिन शिकार के दौरान कुछ बुनियादी टिप्स उठाए। जब उसने ओगरे से लड़ा,
लेकिन ये बहाना वाकई काम नहीं करता, क्योंकि सैनिकों को भी नहीं पता था कि एक साधारण से कैसे निपटे उग्रे से। इसलिए योद्धा नतीजा निकालता है कि वो बच्चा असली लॉर्ड कायल नहीं है, जिसकी उसने इतने समय से सेवा की। वो उन्हें उसे पकड़ने का आदेश देता है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं कि वो बच्चा इतना परिपक्व अचानक काम करे। साफ है, लड़का किसी बुरी आत्मा के कब्जे में है और उसे जलाना होगा। दुर्भाग्य से ये नायक के लिए खेल खत्म होगा, लेकिन ये सब उसके दिमाग में है और ऐसा नहीं हो सकता। वो कहानी बदलता है और झूठ बोलता है कि उसने एक किताब में मिनोटोरों के बारे में और रणनीति की किताबों में भी पढ़ा। हैरानी की बात है, गोरा आदमी इसे पसंद करता है और प्रभावित है कि वो युद्ध की रणनीति भी पढ़ता है। वो इतना गर्व महसूस करता है कि कहता है कि उसके दोस्त की प्रगति अविश्वसनीय है। उनका रिश्ता काफी सुधर जाता है। फिर भी उसे कोई बहाना बनाना होगा, क्योंकि वो हमेशा के लिए जादू प्रतिभाशाली का लेबल नहीं चाहता। आखिरकार वो स्टाफ को एक सुरक्षात्मक आकर्षण की तरह रोशन करने में कामयाब होती है। वो एक उपचार जादू चालू करती है और ये इलाके में ढेर सारी आत्माएं छोड़ देता है। ये शक्ति आपका एचपी और रक्षा बढ़ाती है, और ये मन और तलवार की ऊर्जा भी बढ़ाती है। ये मूल से कहीं ज्यादा मजबूत है, क्योंकि लड़की ने इसे अपग्रेड किया। अब तीनों लड़ाई के लिए बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि आखिरकार विशाल मिनोटोर का सामना करने का समय आ गया है। योद्धा पहले जाता है, अपनी तलवार लेकर सीधे उस पर दौड़ता है। उसकी योजना है मिनोर से सीधे भिड़ना, ताकि उसका ध्यान खींचे और उसे थका सके। वो जानवर के सिर पर जोरदार वार करता है, लेकिन इससे बड़ा राक्षस और भी गुस्से में हो जाता है और वो पलटकर हमला करने के लिए उठता है। अपने दोस्त के जादू के साथ योद्धा का शरीर अलग दिखता है, मजबूत। जब मिनोर जागता है तो वो पूछता है कि कौन उसकी नींद में खलल डाल रहा है। फिर वो चिल्लाता है कि वो उसे माफ नहीं करेगा जो खजाने तक पहुंचने की कोशिश करेगा, और इसे और रगड़ने के लिए कोई उसके मुंह पर बर्फ का जादू चलाता है। बीच वाक्य में फिर बच्चा आगे आता है, ये कहते हुए कि वो ही था जिसने ये किया। वो दुश्मन पर एक के बाद एक बर्फ के गोले चलाता है। मौके का फायदा उठाते हुए योद्धा अपनी तलवार से साफ, सटीक कटाव करता है। वो केंद्रित रहता है और साबित करता है कि वो एक शूरवीर है जो टीम के लायक है। चैप्टर 20। वो राक्षस के कंधे पर ध्यान खोए बिना शक्तिशाली वार करता है। राक्षस विश्वास नहीं कर पाता। वो अपना सारा गुस्सा उन लोगों पर उतारता है जो उसके खजाने के पास आने की हिम्मत करते हैं। एक घातक वार की तैयारी करते हुए वो सभी को खत्म करना चाहता है, कोई बचे नहीं। किस्मत से बच्चा खुद को बचाने के लिए रस्सियां और जादुई रस्में तैयार करता है। उसके हमले को रोका जाना मिनोटोर को और भी गुस्सा दिलाता है, जैसे उसे अपमानित किया जा रहा हो। फिर भी ताकत पागलपन की हद तक है, और बाधा सही समय पर उसे बचाने के लिए आई। कायल का जादू बेहद सटीक है। वो हमेशा अगला कदम जानता है और मूल रूप से लड़ाई का नेतृत्व करता है। वो सहज रूप से स्थिति पढ़ता है और किसी और की तरह जादू इस्तेमाल करता है। इसलिए युवा आदमी अपनी शक्तियों से पूरी लड़ाई नियंत्रित कर रहा है। अगला, वो मिनोर को उन रस्सियों से जकड़ता है जो उसे जमीन पर पिन करती हैं। ठीक उसके बाद जादुई मिसाइलों का एक झुंड बड़े बेवकूफ की पीठ में घुसता है। यह इतना नुकसान करता है कि वो अपने घुटनों पर गिर जाता है। कोई विश्वास नहीं कर पाता कि जादूगर इतना जवान होते हुए इतना मजबूत है। बुरा नहीं, लेकिन मिनोर अभी भी बहुत कुछ झेल सकता है। पागल होकर वो गरजता है कि ये खत्म है और अपना सबसे मजबूत वार चालू करता है। वो सीधे तीनों की तरफ बवंडर की तरह घूमने लगता है। जो तैयार नहीं थे, उस पल लियोन को आगे की लाइन पकड़नी होगी, जबकि बाकी किनारों की तरफ जाएं। जादू से आशीर्वादित वो दौड़ते हुए और भी दृढ़ हो जाता है। वो अपनी तलवार परफेक्ट निशाने से फेंकता है, बैल की गर्दन पर जाते हुए। ये उसे पूरे गुस्से में उस भागते हुए शूरवीर की तरफ खींचने के लिए काफी है। जब यह सब हो रहा है, नायक अपने दिमाग में सेकंड गिन रहा है। चकमा देना सबसे अच्छी रणनीति है, ताकि बड़े राक्षस को थकाया जा सके। एक बार जब ऐसा होता है, पूरी ताकत से वापस मारने का यह सही मौका होगा। 5 सेकंड बचे हैं और जानवर पहले से थकने लगा है। जब गिनती खत्म होती है, शुद्ध थकान से वो बस कुछ सेंटीमीटर से चूकता है और लगभग शूरवीर को पकड़ लेता है। ठीक तभी सभी आशीर्वाद खत्म हो जाते हैं, लड़के को पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ते हुए। किस्मत से बैल हिलना बंद कर देता है और बस जमीन पर जम जाता है। यह अविश्वसनीय है कि कायल ने यह सब अपने दिमाग में कैसे हिसाब लगाया। वो अंतिम वार देने के लिए आगे बढ़ता है। अपनी काबिलियत की सीमाओं से आगे जाकर वो दुनिया में फिर से असली जादू लाता है। वो बर्फ के भाले बनाता है और उन्हें दुश्मन पर चलाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद वो लड़की योद्धा के घावों को ठीक करती है। आखिरकार
उस काल कोठरी से कीमती खजाना लेने का समय आ गया। उनके सामने एक संदूक है जो इतना चमकदार है कि जादुई लगता है। अपने अंतरात्मा से काइल अंदर के गहने और सामान देखता है। इनाम में शक्तिशाली तलवार डायनासोर की हड्डी की कलाकृतियों से बनी है। एक सुंदर हार भी है जो आत्माओं को निश्चित रूप से पसंद आएगा। हर किसी को वो मिलता है जो उनके अनुकूल है। और अब जादूगर की बारी है। खजाने के अंदर उसे बहादुरी का स्टाफ मिलता है जो एक सुरुचिपूर्ण आभा छोड़ता है। यह एक चाल थी जो अनुभवी खिलाड़ी तब इस्तेमाल करते थे जब वे एक अत्यंत शक्तिशाली जादूगर बनाना चाहते थे। उस चुनाव के साथ उसे लंबे समय तक हथियारों की चिंता नहीं करनी होगी। योद्धा की तलवार भी अद्भुत है। जादुई प्रभावों के साथ जो जोखिम को उचित बनाती है। उसे पहले अपने युवा मास्टर के साथ हुई वफादारी की बात याद है। नौकरानी वाकई दोषी महसूस करती है क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ वही काइल से चीजें पा रही है। वो उपयोगी बनना चाहती है, बिना ऐसा खजाना स्वीकार किए जिसे वो कभी वापस नहीं कर पाएगी। योद्धा भी मानता है कि वो खजाने बहुत महंगे हैं किसी के भी इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन काइल बताता है कि वो उन्हें ये सामान सिर्फ इनाम के रूप में नहीं दे रहा। वो इसे इसलिए कर रहा है ताकि उन्हें मजबूत बनाए। वो फिर कहता है, जितने मजबूत वे होंगे उनके जीवित बचने की उतनी ही बेहतर संभावना होगी। वो यह भी कहता है कि ज्यादा समय नहीं है और उन्हें एक स्मार्ट योजना के साथ समूह की ताकत बढ़ानी होगी। परिवार के नियमों को तोड़ते हुए वो उन सभी सामानों की रिपोर्ट नहीं करने की योजना बनाता है ताकि लोग ये न समझ पाएं कि वो कितना मजबूत हो रहा है। वे दोनों ही ऐसे हैं जिन पर वो कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए भरोसा कर सकता है। वो फिर दोहराता है कि जीवित बचने का एकमात्र तरीका मजबूत होना है। फिर वो पूछता है कि क्या जोड़ा, जो अभी भी थोड़ा अजीब महसूस कर रहा है, वाकई उपहार स्वीकार करने वाला है। एक सफल मिशन के बाद वे वापस आते हैं और पड़ोसी शहर जाने का फैसला करते हैं। चैप्टर 21। कुछ दिन पहले इम्पालुंग के आसपास के खेतों पर कुछ हुआ था। काउंट उस समय घबरा जाता है जब उसे पता चलता है कि मेरिस परिवार का कोई व्यक्ति अचानक उसके किले में आ गया है। जल्दी करते हुए वो जानना चाहता है कि ये कौन है और देखता है कि वो व्यक्ति परिवार का वंश चिन्ह लिए हुए है। वो जानता है कि आने वाला उत्तराधिकार मूल रूप से एक आने वाला तूफान है और ये एक अनकहा नियम है। किसी और के घर के मामले में मत पड़ो। दरवाजा खोलने से पहले वो तैयारी करता है क्योंकि वो वाकई ये सिरदर्द नहीं चाहता। सामान्य रहते हुए वो पूछता है कि क्या मारिस यहां उसकी जमीन पर आया। वो देखकर हैरान है कि वो आगंतुक पहले से खा रहा है और ये बस एक बच्चा है, बिना अनुमति के आने के लिए माफी मांगते हुए। बच्चा कहता है कि फ्रांटेल से मिलना सम्मान की बात है। ये काउंट के परिवार के लिए बहुत बड़ा अपमान है। फिर उसे एहसास होता है कि काइल वो बेटा है जिससे सभी नफरत करते थे। कम से कम उसकी शरारती की प्रतिष्ठा हाल ही में बदलने लगी है। अपनी बीमारी से उभरने के बाद काइल ने सोचा कि वो कैसे काम कर रहा था और गंभीरता से बदलने का फैसला किया। वो कहता है कि वो अब जादू सीख रहा है और समय के साथ नए सर्किल बना रहा है। ये अजीब है क्योंकि सबसे छोटे बेटे के बारे में अफवाहें कहती थी कि वो असहनीय था, लेकिन उसे व्यक्तिगत रूप से देखकर काउंट एहसास करता है कि वो कहानियां झूठी थीं। जैसे बिल्कुल सच के उलट उसके मन में किसी ने परिवार को बदनाम करने के लिए पैसे दिए। ये प्रभावशाली है, एक प्रसिद्ध तलवारबाज परिवार में जन्मा पहला जादूगर। उज्ज्वल भविष्य का संकेत। अंत में काउंट व्यापार की बात करने के लिए उत्सुक हो जाता है और भी रुचि लेने लगता है। जाहिर है बच्चा इतनी दूर बिना सूचना दिए सिर्फ हाय कहने नहीं आया। माफी मांगते हुए काइल कहता है कि वो जानता है कि उसकी पारिवारिक स्थिति उत्तराधिकार की वजह से नाजुक है और वो बताता है कि वो खेतों से अनाज खरीदने और उत्तर के सबसे बड़े गोदाम को भरने आया है। असल में मार्की परिवार का काउंट के साथ पहले से एक समझौता है और शायद अब वे इसे बढ़ाना चाहते हैं। वो कहता है कि ये जादू अनुसंधान के लिए है जिसे वो अभी बता नहीं सकता, लेकिन ये एक बार की बात नहीं होगी। शहर में निश्चित रूप से अगले कुछ सालों के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा उत्पाद है और ये बिक्री से काफी पैसा कमाएगा। भुगतान के रूप में काइल चमकते सिक्कों से भरी एक संदूक दिखाता है जो हर जगह मूल्यवान है। ये काफी अजीब है कि इस उम्र के बच्चे के पास प्लेटिनम सिक्के यूं ही पड़े हों। फिर भी काउंट को सौदा करने में कोई समस्या नहीं दिखती और वो ये भी नहीं पूछता कि अनुसंधान किस बारे में है। हालांकि खत्म करने से पहले वो ये पुष्टि करना चाहता है कि वो पैसा कहाँ से आया, क्योंकि स्रोत संदिग्ध हो सकता है। शायद यहां तक कि चुराया हुआ। आखिरकार मार्की बस एक बच्चा है और इस तरह का पैसा उसकी उम्र के साथ मेल नहीं खाता। किस्मत से उसका बड़ा अमीर भाई इस पूरी चीज को वित्त पोषित कर रहा है। अगर वो इतना खर्च करने के लिए तैयार है
तो इसका मतलब है कि वे दोनों वाकई काफी करीब है। एबेल परिवार में सबसे आशाजनक बेटा है, शांत और सुरुचिपूर्ण। ये सौदा करना सफेद शूरवीर के साथ कुछ अंक भी बनाने में मदद करेगा। कीमतों पर बात करना, अनाज की हर बोरी की कीमत 4 चांदी के सिक्के हैं, इसलिए वे काफी देर तक मोलभाव करते हैं, जबकि गोरा आदमी चुप रहता है। लंबी बहस के बाद वे प्रति बोरी 5 सिक्कों पर सहमत होते हैं। अंगरक्षक बच्चे की मोल भाव करने की काबिलियत पर काफी गर्व महसूस करता है, खास तौर पर उसकी उम्र के हिसाब से। यह निकला कि नायक ने यह सब असली दुनिया में ऑनलाइन मोलभाव के साइटें देखकर सीखा। इम्पिलूम जाने की योजना का एक हिस्सा पैसा कमाना था, और अनाज खरीदना उसका हिस्सा हो सकता है। विचार है जितना संभव हो उतना खरीदना। ये सस्ता है और जब मांग बढ़ती है तो बिक जाता है। लेकिन उसके राज्य में पहले से ही पूरे साल के लिए खाना है, तो शायद इतना फायदेमंद न हो। भविष्य की जानकारी होने की वजह से वो तैयार हो रहा है, बस इसलिए कि अगले कुछ महीनों में कुछ हो जाए। खेल की कहानी के मुताबिक एक बहुत बड़ा अकाल आने वाला है, जो उत्तराधिकार होने के ठीक बाद आएगा और व्यापार को बर्बाद कर देगा, और अनाज की कीमतें आसमान छू लेंगी। इतने पैसे होने के बावजूद लोग खाना नहीं खरीद पाएंगे, और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम बूढ़े हो या जवान। दुर्भाग्य से वो अपने दोस्त को बता नहीं सकता, बिना ये जाहिर किए कि उसे भविष्य पता है। अब तक उस बच्चे ने जो भी किया है वो सब बढ़िया काम कर रहा है। तो गोरे बालों वाला लड़का सोचता है कि इस बार भी शायद ये अच्छा आइडिया है। उनका रिश्ता 50 तक पहुंचना, जो पहले कभी नहीं हुआ था। लड़के के लिए ये देखना बहुत अच्छा लगता है कि कितनी तरक्की हुई है, क्योंकि वो नकारात्मक से शुरू हुए थे। एक नौकरानी आती है और कहती है कि काउंट डिनर से पहले बात करना चाहता है और उसे भूलना नहीं चाहिए। जब वो बैठक के कमरे में पहुंचता है तो उसे बताया जाता है कि वो आदमी उसे किसी से मिलवाना चाहता है। उसके सामने खड़ी है फ्रॉन्टेल की बेटी, जिसके बाल बैंगनी रंग के हैं। वो सच में बहुत सुंदर है और उसका नाम है आइरिस नियॉन। ये सब उस जवान लड़के के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है। वो ऐसी मुलाकात की उम्मीद नहीं कर रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, लड़की कहती है कि पहली बार मिलकर खुशी हुई और अपना परिचय देती है। खेल में वो बहुत ताकतवर और सुंदर है और बहुत लोकप्रिय है, खासकर शुरुआत में जब वो एक सच में उपयोगी ताकतवर खिलाड़ी बन जाती है। एकमात्र समस्या है उसका अहंकारी स्वभाव। वो कमजोर लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कहती है कि डेट के लिए हीरो से कम कुछ नहीं चलेगा। उसके अंदर लालची स्वभाव का गुण है। उस गुण की वजह से बहुत सारे खिलाड़ी उसके साथ रिश्ता बढ़ाने की कोशिश में कंगाल हो गए। जैसे जैसे खेल में ताकत बढ़ती गई, एस रैंक आम हो गए, और वो जो ए रैंक के रूप में मूल्यवान मानी जाती थी, बेकार हो गई और छोड़ दी गई, क्योंकि उसका मुश्किल स्वभाव किसी को भी इस सबसे निपटने की इच्छा नहीं देता। ये भी अजीब है कि काउंट ने अचानक अपनी बेटी का परिचय उससे कहीं से भी कराया, सब चालाकी से। वो कहता है कि दोनों की उम्र लगभग बराबर है और उन्हें अच्छे से मिलना चाहिए। आइरिस भी जादू पड़ रही है। जैसे मुख्य किरदार अपनी बेटी की तारीफ करते हुए वो कहता है कि उसमें जादू के लिए असाधारण प्रतिभा है। वो समझाता है कि चूंकि दोनों सीख रहे हैं, वो साथ में पढ़ सकते हैं। मुख्य किरदार के नजरिए से वो ऐसा नहीं चाहती और लगता है जैसे उसे मजबूर किया जा रहा है। फिर भी वो अपना परिचय देता है, बताता है कि वो मार्क्यूस का चौथा बेटा है। अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करते हुए वो असल में उससे सलाह लेने का इंतजार कर रहा है। जब वो उसकी स्थिति देखता है तो पाता है कि उनका रिश्ता -40 पर है। इसके अलावा उसके पास एक दिलचस्प प्रतिभा है। वो एक मान सहयोगी है। मूल खेल में वो प्रतिभा बेहद दुर्लभ थी। केवल 0.01% ट्रिपल एस रैंक के पास थी। तो शायद बैंगनी बालों वाली लड़की में भी कुछ नई संभावना है। उसके बुरे स्वभाव के बावजूद वो प्रतिभा सब कुछ बदल देती है। उसने लॉर्ड एबेल और अडोल्फ के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन मुख्य किरदार के बारे में कुछ नहीं। उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए वो कहती है कि वो अभी तक पहले से आगे नहीं बढ़ा। ये उसे चिढ़ाता है क्योंकि वो बचपन से ही अप्रिय रही है। लेकिन वो समझाता है कि उसने केवल 3 महीने से जादू सीखना शुरू किया है। इतनी जल्दी सर्कल बनाना उसका रिकॉर्ड तोड़ देता है। उसे ज्यादा समय लगा था, फिर भी 13 साल में शुरू करना बहुत देर माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग 10 साल तक शुरू कर देते हैं। अगर वो उसे एक रोने वाली बिल्ली की तरह समझे तो वो उस झुंझलाने वाले स्वभाव को बर्दाश्त कर सकता है। वो कहता है कि उसने देर से शुरू किया क्योंकि उसे पहले एक बीमारी थी और उसने हाल ही में उस पर काबू पाया। ये उसे रोक देता है क्योंकि वो जानती है कि उस रुकावट को तोड़ना कितना मुश्किल है। उसके पिता समझाते हैं कि इसे पार करने के लिए आपको शरीर में असाधारण मान के साथ पैदा होना होगा। इसीलिए जो लोग ये कर पाते हैं
उन्हें प्रतिभाशाली और विलक्षण कहा जाता है। यह अविश्वसनीय है कि युवा स्वामी ने केवल 13 साल में यह कर दिखाया। उम्मीद है आइरिस अपने आसपास के अच्छे प्रभावों से कुछ सीख सकती है। बेशक वो किसी ऐसे इंसान से बात नहीं करना चाहती जिसे वो कमजोर समझती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो केवल पहले सर्कल में है। उस स्वभाव से बहुत सारी समस्याएं होंगी और इस तरह भर्ती परियोजना 3 शुरू होती है। लोगों को उनकी दिखावट से नहीं आंकना चाहिए और वो साबित करेगा कि वो कमजोर नहीं। जब लड़की देखती है कि लड़का उसके चेहरे के बहुत करीब एक अजीब तरीके से आ गया, तो वो घबरा जाती है। काउंट के सामने होने के बावजूद वो उसे एक एक लड़ाई के लिए चुनौती देता है। अगर वो हारता है तो उसे ये मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि वो उससे कमजोर है। एक अजीब तरीके से अगर लड़की जीतती है तो वो चाहती है कि वो उसके पैर चाटे और चूमे। ये काउंट को पूरी तरह शर्मिंदा कर देता है, जो सोच रहा है कि उसने ये कहाँ से सीखा। लड़का भी हैरान है, ये समझ नहीं पा रहा कि किस किताब में ऐसा लिखा होगा। दरअसल वो ऐसे अजीब प्रेम उपन्यास पढ़ना पसंद करती है जो उम्र की सिफारिश से कहीं ऊपर है। फिर भी लड़का पीछे नहीं हटता और कहता है कि अगर वो हारता है तो जो वो चाहे चटवा सकती है। ये बात संदर्भ से बाहर काउंट को पूरी तरह अचंभित कर देती है। शर्तें बदलते हुए लड़का कहता है कि अगर वो जीता तो वो भविष्य में उसका नया गुरु बनेगा, और इसके अलावा वो फिर कभी किसी निचले रैंक वाले की बुराई नहीं करेगी। और ये वादा करना होगा। ये उसे नाराज कर देता है क्योंकि वो घमंडी है और जानती है कि पहले सर्कल का शुरुआती खिलाड़ी उसे हरा नहीं सकता। शर्मिंदा होकर काउंट मानता है कि उसकी बेटी में स्वभाव की दिक्कतें हैं, क्योंकि उसे बचपन से बिगाड़ा गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसे दुनिया में बिना परेशानी के जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी उम्र में उसकी बुरी प्रतिष्ठा की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं है। तो उसने लड़के से उसे माफ करने को कहा, क्योंकि उसका बचपन भी मुश्किल था। ये उसके लिए एक अच्छा सीखने का अनुभव होगा और वो दोनों को लड़ाई की अनुमति देता है। इससे लड़का उत्साहित हो जाता है। उसे बस काउंट की मंजूरी चाहिए थी, जो वो करना चाहता था। हवेली के दूसरी तरफ वो अभी भी उस लड़के पर गुस्सा है जिसने सोचा कि वो उससे हरा सकता है, लेकिन वो भ्रमित भी है क्योंकि उसे लगा कि वो काफी प्यारा है और वो फैसला करती है कि वो उससे अपना पैर चटवाएगी। काउंट के पास शायद मुख्य किरदार से अपनी बेटी को मिलवाने का एक और कारण है। भले ही वो केवल 11 साल की है, वो पहले से ही शादी के प्रस्ताव पाने की सही उम्र में है। शायद वो आदमी सोच रहा है कि किसी दिन दोनों एक साथ हो सकते हैं। उस दुनिया में कुलीन लोग आम लोगों की तुलना में जल्दी शादी कर लेते हैं। घिन महसूस करते हुए मुख्य किरदार को समझ आता है कि लड़की को अचानक उससे मुलाकात में क्यों डाला गया। झुंझलाते हुए वो कहता है कि अगर यह सच है तो उसे लड़ाई में उसे और भी जोरदार तरीके से हराना होगा। ये सोचते हुए कि किसी ऐसे इंसान से शादी करना जिसका स्वभाव असहनीय हो, केवल दर्जे के लिए गलत है, वो पूरी ताकत से जाने और उसके बुरे स्वभाव को ठीक करने का फैसला करता है। जब नौकरानी लड़की के साथ लॉर्ड काइल के शादी के प्रस्ताव के बारे में सुनती है तो वो दुखी हो जाती है। अगला दिन आता है और अब बच्चों की लड़ाई का समय है। प्रतिद्वंदी को जादू से हराना होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। अगर खतरनाक लगे तो लड़ाई तुरंत रोक दी जाएगी। निर्णायक रक्षक होंगे, चूंकि वो एक प्रसिद्ध अनुभवी योद्धा है। वो अनुचित फैसला नहीं करेंगे और लड़की तुरंत अपनी आग की छड़ी से मुख्य किरदार पर जलते तीर दागती है। 11 साल की उम्र के लिए उसकी जादू करने की गति सच में तेज है। फिर भी नायक को फायदा है और वो अपनी हवा की शक्ति सक्रिय करता है। तीरों को रास्ते से हटाते हुए आग को हवा से मोड़ना सच में एक चतुर चाल थी। चिढ़कर वो कहती है कि उसकी जादुई शक्ति को कम मत आंको, वो हारने वाली नहीं है। एक बार फिर वो एक आग का जादू करती है, इस बार और ताकतवर। सौभाग्य से मुख्य किरदार तैयार था और खुद को बचाने के लिए एक ऊर्जा गुंबद बनाता है। सब कुछ शांति से देखते हुए वो मानता है कि वो साहसी और सच में प्रभावशाली है। पलटवार करने के लिए वो एक ऊर्जा अनुष्ठान शुरू करता है और पूछता है कि क्या वो इसे रोक सकती है। ये काउंट को चौंका देता है, जिसे उम्मीद नहीं थी कि नायक एक साथ 2 जादू कर पाएगा। इस तरह की तकनीक बहुत उन्नत है, यहां तक कि अनुभवी जादूगरों के लिए भी, पहले स्तर के किसी के लिए तो बिल्कुल नहीं। आखिरी पल में वो एक सुरक्षा जादू सक्रिय करने में सफल होती है, जो उसे उस वार से बचाता है जिसने लड़ाई खत्म कर दी होती। लेकिन उसका आग का हमला हवा में खप जाता है। यह उसे और तेजी से जादू करने होते हैं। ठीक उसी पल नायक करीब आके उसके चेहरे के सामने डरावने तरीके से अपनी छड़ी पकड़ लेता है। यह मूलतः लड़ाई का अंत है, ये साबित करते हुए कि बेहतर जादूगर कौन है। लड़का खुश है, जबकि लड़की उस बात से हक्की बक्की रह जाती है जो अभी हुआ।
वो पहली बार पहले सर्कल के जादूगर से हारने के बारे में गुस्से से भरी है। वो चिल्लाती है कि ये सब किस्मत थी और जीत नहीं मानी जाती। दोबारा लड़ाई चाहते हुए वो कहती है कि एक पल के लिए उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर भी नायक मान जाता है क्योंकि वो जानता है कि नतीजा कुछ अलग नहीं होगा। ये बैंगनी बालों वाली लड़की को और भी गुस्सा करता है और वो कहती है कि वो इस बार जीतेगी। 5 दौर बीत जाते हैं और हर एक लॉर्ड काइल जीतता है। चाहे वो कितनी भी बार कोशिश करे, नतीजा हमेशा एक जैसा है। तो वो कहता है कि लड़ाई खत्म करो, क्योंकि अब तक उसका मान शायद खत्म हो गया होगा। वो इतनी गुस्सा हो जाती है कि सबके सामने रोने लगती है। वो रोना धोना करती है क्योंकि वो किसी कमजोर से हारना नहीं मान सकती। दुर्भाग्य से मुख्य किरदार ने उसे रुला दिया। शायद वो बहुत कड़ा था। उस रात काउंट उसे दावत में पहनने के लिए नए कपड़े देता है। ढंग से कपड़े पहनना अच्छा है, क्योंकि ये एक औपचारिक कार्यक्रम है और सभी कपड़े पहने होंगे। वो आदमी दोस्ताना लगता है क्योंकि उसकी बेटी के रोने के बावजूद वो मुख्य किरदार को रात के खाने के लिए बुलाता है। जब से काइल ने आइरिस को हराया, वो परिवारों को और करीब लाने के लिए और भी दृढ़ दिखता है। भले ही लड़की निश्चित रूप से अब लड़के से और भी नफरत करती है, लेकिन गोरे बाल वाला लड़का नहीं समझता और उसके चेहरे के भाव से सोचता है कि ये कुछ और है। वो बहुत सारे क्षेत्रों में सच में अनुभवी लगता है, लेकिन जब प्यार की बात आती है तो वो बिल्कुल नहीं समझता। अंत में उसकी नौकरानी दोस्त उसे तैयार होने में मदद करती है और सब कुछ पूरा कर देती है। वो सच में बहुत सुंदर और शानदार दिखता है, पोशाक के साथ मेल खाते हुए। जब उसकी तारीफ होती है तो वो पार्टी में जाने के लिए और भी उत्साहित हो जाता है। लोगों को काइल के आने की उम्मीद थी और वो निमंत्रण के लिए शुक्रिया अदा करता है। वो खुश होते हैं, उससे मिलकर अपना परिचय देते हैं और बताते हैं कि वो कौन हैं और किस परिवार से हैं। समस्या ये है कि राजकुमारी इस पारिवारिक सभा में आने में बहुत देर कर रही है। चूंकि उसने उसे पहले रुलाया था, मुख्य किरदार सोचता है कि वो उसे फिर नहीं देखना चाहेगी। सौभाग्य से वो आखिरकार कमरे में आती है और वो बेहद खूबसूरत दिखती है। हमेशा की तरह जब वो मुख्य किरदार से फिर मिलती है तो शर्माती है। उसके साथ भी ऐसा ही होता है। उसे नहीं पता कि इतनी सुंदर किसी के सामने कैसे व्यवहार करे। यह अप्रत्याशित है, क्योंकि उसे लगता था कि उनकी दोस्ती हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। वो पहले से जानती थी कि लड़का अच्छा दिखता है, लेकिन इस तरह सजे हुए वो और भी बेहतर दिखता है। अब सबके बैठने और घर का स्वादिष्ट खाना खाने का समय है। मुख्य किरदार आइरिस के बगल में बैठता है, यह नहीं जानते हुए कि उसे बैठना चाहिए या नहीं। क्योंकि पहले क्या हुआ था, जब वो अपना सहज ज्ञान कौशल सक्रिय करता है तो वो देखता है कि उनके रिश्ते का स्तर थोड़ा बढ़ गया है। वो नहीं समझता कि बिना कुछ किए उनकी दोस्ती 30 अंक कैसे बढ़ी। शायद ये उसके किसी गुण की वजह से हुआ, इसलिए अगली बार तैयार रहना अच्छा है। सौभाग्य से भोजन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा सुखद है। वो भी परिवार के सामने अहंकार के बिना शांत व्यवहार करती है। लेकिन फिर एक पल आता है जब वो अपने बड़े भाई से काली मिर्च पास करने को कहती है। तुरंत मुख्य किरदार उसे सबसे करीब का नमक का बर्तन दे देता है। उस पल उनके हाथ छूते हैं और वो पूरी तरह बेचैन हो जाती है। दोनों में से किसी को नहीं पता कि कैसे प्रतिक्रिया दें और वो एक दूसरे की आंखों में देखने से बचने की कोशिश करते हैं। भले ही उनका रिश्ता बेहतर हुआ, लड़की का व्यवहार किसी तरह और बुरा लगता है। अगले दिन मुख्य किरदार एक मेहमान से हैरान होता है जो उसके कमरे में आता है। वहां खड़ी है लेडी आइरिस, शांति से कॉफी पी रही है। वो समझौते का अपना हिस्सा पूरा करने आई है। मुख्य किरदार की छात्रा बनते हुए वो सच में उत्सुक है कि लड़के का जादू इतना ताकतवर क्यों है, किसी ऐसे के लिए जो केवल पहले स्तर पर है। उसकी जादू की शैली किसी किताब में कभी नहीं आई और सामान्य तरीके से बहुत अलग लगती है। तो वो मांग करती है कि वो उसे इस नई जादू शैली के बारे में सब कुछ बताए। लेकिन वो उसे अपनी छात्रा तभी स्वीकार करेगा जब वो अपना रवैया बदले। तो वो उससे अनुरोध करता है कि वो दूसरों के साथ ज्यादा शिष्ट और दयालु हो और सबसे महत्वपूर्ण, गुस्सा होकर रोते हुए भागने से पहले 2 बार सोचे। ये उसे नाराज करता है क्योंकि उसके पिता भी उससे इस तरह की मांगे नहीं करते। तो वो समझाता है कि उसका जादू सच में एक अनूठी विधि से आता है जो उसने खुद बनाई है। ये हाइब्रिड जादू विधि दुनिया में कहीं भी प्रकाशित नहीं हुई है, इसलिए इसे सीखने के लिए कोई और जगह नहीं है सिवाय आविष्कारक से सीधे। और वो जानता है कि उसके जैसी चतुर लड़की समझती है कि निर्माता के साथ प्रशिक्षण लेने का क्या मतलब है। खूब सोचने के बाद भी वो कोई तर्क नहीं ढूंढ पाती, तो वो उसकी शर्तें स्वीकार कर लेती है। चालाकी से मुख्य किरदार ने सब कुछ पहले से तैयार कर रखा था। वो अपने हाथों से उसके सामने एक जादुई अनुबंध बनाता है।
उसमें सारी शर्तें लिखी हैं जो उसे उसकी शिष्या बनने के लिए मानना होगा। बस उस सुंदर कलम से उस पर हस्ताक्षर करने हैं। अगर अनुबंध टूटता है तो दैवीय शक्तियां सुनिश्चित करेंगी कि एक भयानक सजा मिले। मानते हुए वो कहता है कि वो इतनी मेहनत नहीं करता। काउंट खुद वो अनुबंध नायक को दिया था। लड़ाई के अगले दिन वो उनके पाठ जल्दी शुरू होने के लिए उत्सुक हो गया था, और अगर आयरिस किसी की नहीं सुनती तो जादू का अनुबंध एक दुर्लभ पारिवारिक खजाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बैंगनी बालों वाली लड़की को सच में नाराज करता है और वो विश्वास नहीं कर पाती कि उसके पिता ने सच में ऐसा कहा। गुस्से में वो निकल जाती है कि वो उसका सामना करेगी और सच्चाई जानेगी। समस्या यह है, अगर वो चली जाती है तो उनका अनुबंध रद्द हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जादू नहीं सिखाया जाएगा और वो फिर कभी नहीं मिलेंगे। समय बर्बाद किए बिना उसे फैसला करना होगा कि क्या वो शर्तें स्वीकार करके प्रशिक्षण लेगी या कमरे से निकल जाएगी और मुख्य किरदार को फिर कभी नहीं देखेगी। अध्याय 25। उसे जल्दी से तय करना होगा कि वो दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेगी या नहीं। धैर्य खोते हुए लड़का इस रोने के नाटक को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करने वाला। भले ही उसकी संभावना अधिक है, वो उसके स्वभाव की वजह से हार मान लेने पर विचार करता है। आखिरकार उसे भरोसेमंद साथियों की जरूरत है, किसी ऐसे की नहीं जिसे लगातार समझाने की जरूरत हो। बहुत देर तक हिचकिचाने के बाद वो मान जाती है और कहती है कि वो कागजों पर हस्ताक्षर करेगी। वो अनुबंध मेज पर पटक देती है, अभी भी एक बिगड़ी हुई लड़की की तरह नाराज। लेकिन मुख्य किरदार उसे चेतावनी देता है कि उसे अंधे होकर हस्ताक्षर करने से पहले शर्तें पढ़नी चाहिए। वो समझाता है कि आइरिस छात्रा होगी और वो इस व्यवस्था में शिक्षक होगा। कागज पर 7 नियम लिखे हैं जो समझौते को काम करने के लिए मानना होगा। वो सजाओं के बारे में इतनी घबराई हुई थी कि उसने ध्यान नहीं दिया कि वो काफी हल्की मांगे थीं। लेकिन 7वां नियम सच में सख्त है और इसके लिए उसे कभी कभी सच में लड़ना होगा। नायक पूछता है कि वो सच में जादू क्यों सीखना चाहती है। अपने स्वभाव के मुताबिक वो कहती है कि क्योंकि वो सबसे बेहतर बनना चाहती है। उसे तारीफ पाना पसंद है और वो सोचती है कि कमजोरों को तब तक मारते रहना रोमांचक है जब तक वो उसके नियम न माने। वो चाहती है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, इसीलिए उसने जादू पढ़ना शुरू किया। लेकिन हाल ही में उसने अकेले भी पढ़ाई करना पसंद करना शुरू कर दिया है और अपने कौशल को बढ़ते और मजबूत होते देखना बहुत मजेदार है। इसी वजह से उसे पता भी नहीं चलता जब वो पूरी रात किताबें पढ़ते हुए गुजार देती है। ये देखकर प्रेरणा मिलती है कि वो कितनी प्रतिस्पर्धी है और कितनी बुरी तरह सुधरना चाहती है। वो पुष्टि करता है कि एक शक्तिशाली जादूगर बनने में सबसे महत्वपूर्ण कारक मान नहीं है। खोज की प्यास और बौद्धिक जिज्ञासा वही है जो जादू को सच में आगे बढ़ाती है। यह उन लोगों की प्रतिभाएं हैं जिनके पास मान सहयोगी कौशल है। वो मानती है कि पढ़ाई शुरू करने के बाद से वो और ताकतवर होना चाहती है और आखिरकार वो अनुबंध पर हस्ताक्षर करती है, उसकी छात्रा बनने के लिए सहमत होती है। हाथ में कागज लिए मुख्य किरदार कहता है कि समझौता आधिकारिक है। मुस्कुराते हुए वो लड़की को अपने साथ काम करना शुरू करने के लिए उत्साहित है और उसे उम्मीद है कि आइरिस भविष्य में एक भरोसेमंद साथी बनेगी। यह उसे घबरा देता है क्योंकि वो उन शब्दों को प्रेमपूर्ण तरीके से लेती है। बातचीत के बाद वो शर्मिंदा होकर कमरे से भाग जाती है। लड़के को अपने शब्दों के साथ और सावधान रहना चाहिए, खासकर क्योंकि वो काफी सुंदर है। ये सुनकर नौकरानी पीछे चुपचाप खड़ी रहती है, पूरी बात देखते हुए। उसी रात मुख्य किरदार शादी के बारे में एक सवाल सुनकर अपना पानी थूक देता है, जैसे क्या वो सच में आइरिस से शादी करेगा। पूछने वाली येरियल है जो दिखाती नहीं है लेकिन थोड़ी ईर्ष्यालु लगती है। वो समझाता है कि वो अभी शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता क्योंकि वो 13 साल का है। चिढ़ते हुए वो कहता है कि उस शहर में सभी जल्दी शादी करने की जल्दबाजी में है। दुनिया खत्म होने वाली है और प्यार और शादियों पर बर्बाद करने का समय नहीं है। तो नौकरानी समझती है कि उसका मालिक अभी इस सब के बारे में नहीं सोच रहा, कम से कम जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। अचानक लड़की कहती है कि उसकी माँ बहुत सुंदर थी, तो जब वो बड़ी होकर एक असली युवती बनेगी तो वो भी उसकी तरह सुंदर होगी। जब वो चली जाती है तो लड़का अकेला रह जाता है, शर्मिंदा, यह भी नहीं जानते कि अभी क्या हुआ। उस जगह के बच्चे सच में परिपक्व हैं और पहले से ही शादी की चीजों की चिंता करते हैं। जब वो बड़ी होगी तो और भी सुंदर होगी क्योंकि अभी भी वो बेहद खूबसूरत है। और फिर वो थोड़ा और सोचने लगता है कि यूरियल की माँ कौन थी। एक ऐसी महिला जो मूल रूप से एक कुलीन परिवार से थी, इससे पहले कि उसे दास के रूप में बेचा जाए। दुख की बात है, उसके पिता और भाई पहले ही मर चुके हैं, लेकिन उसकी माँ और बहन लापता है।
लड़की निश्चित रूप से चिंतित है, लेकिन शायद अपने दोस्त से इसके बारे में पूछने के लिए बहुत दोषी महसूस करती है। फिर भी लड़का फैसला करता है कि किसी दिन उसे इसकी जांच करनी चाहिए। कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार घरवाजे पर बड़े नखरे से विदाई कर रहा है। अजीब बात है, लड़की चाहती थी कि शिक्षक उसके घर कुछ और दिन रुकते। सौभाग्य से अगले महीने वो वापस आकर वादा किया हुआ जादू सिखाएगा। हमेशा की तरह बिगड़ी हुई वो कहती है कि अगली बार जब वो वापस आए तो वो दरवाजा भी खोलने की परवाह नहीं करेंगी। लेकिन जैसे ही वो ये कहती है, वो तेज पेट दर्द के साथ जमीन पर गिर जाती है। ये गुरु के नियमों में से एक था, गुस्सा होने से पहले ध्यान से सोचो। उसके पिता उसे चेतावनी देते हैं, कहते हैं कि दर्द जाने तक उसे शांत होना होगा। दुर्भाग्य से ये काम नहीं करता और वो घंटों दर्द में रहती है, क्योंकि उसने बिगड़कर व्यवहार किया। दूर से ये लड़के को संगीत की तरह लगता है, क्योंकि वो किसी तरह से उस स्थिति से फायदा उठाता है। जैसे ही वो शहर से वापस आता है, उसे पता चलता है कि उसका बड़ा भाई उससे मिलने आया था। कोई भी आने वाले महाकाल के लिए अनाज के भंडार का जिक्र नहीं करता। होशियारी से वो अपने भाई की सहज बुद्धि पर भरोसा करता है। उसके भाई ने भी अपने पैसे से कुछ खरीदा। लड़के ने जितना खरीदा था उससे लगभग 1000 गुना ज्यादा। अगर वो सारा पैसा गवा भी दे तो वो चिंता नहीं करेगा या किसी को दोष नहीं देगा। घबराते हुए नायक जानता है कि वो कोई पैसा नहीं, एक बड़ी दौलत कमाएगा। एक अभ्यास मैदान में मार्क्यूस अपनी तलवार की कुशलता निखार रहा है। अचानक उसका बेटा कुछ तौलिए लेकर उसे सुखाने के लिए आता है। तो मार्क्यूस उत्सुकता से पूछता है कि यात्रा कैसी रही, और पता चला कि वो काफी आरामदायक थी। पता चलता है कि बूढ़े आदमी को काउंट से खबर मिली थी और उसे पता चला कि उसका बेटा जादू सिखाने वाला है। एक तरह से यह अनुभव लड़के के लिए बहुत अच्छा होगा और उसे एक शिक्षक के रूप में पूरी ताकत लगानी चाहिए। अभी भी उत्सुक वो पूछता है कि क्या काउंट ने कुछ और जिक्र किया। शादी का जिक्र आया, लेकिन सौभाग्य से उनके परिवार में इतनी जल्दी शादी थोपने की परंपरा नहीं है। परिवार में बड़े भी शादीशुदा नहीं हैं, इसलिए सबसे छोटे को अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चूंकि वो इतने समय से बीमार था, उसे खोए हुए समय की भरपाई जल्दी करनी है। और पिता कहता है कि वो शादी के पूरे मामले को संभालेगा। ये लड़के के लिए बहुत राहत की बात है, क्योंकि वो अब ऐसी झुंझलाने वाली चीजों से नहीं रोका जाएगा। अपनी तलवार रखते हुए मार्क्यूस कहता है कि उसने कभी अपने बेटे को किसी राजनीतिक शादी में नहीं धकेलने की योजना बनाई थी, खासकर क्योंकि उसने खुद लड़के की मां से कभी आधिकारिक तौर पर शादी नहीं की। दुख की बात है, वो मानता है कि वो कभी ऐसा नहीं चाहती थी। जब वो गर्भवती थी तो उसने कहा था कि वो जैसे हैं वैसे खुश है और कुछ औपचारिक नहीं चाहती थी और केवल उसकी औरत बनकर खुश थी। उसके दोस्तों ने भी उनके रिश्ते को मंजूर किया था। किसी तरह उसे दोषी महसूस हुआ और उसे लगा कि स्थिति थोड़ी गलत थी। उसने कहा कि जब तक उसके पास उसका पति और बच्चे हैं तो उसे कोई औपचारिक उपाधि की जरूरत नहीं, और ये मर्द का काम है कि वो उसे और उनके बच्चों की रक्षा करे, क्योंकि वो उन्हें बहुत प्यार करता है। वो वादा करता है कि वो ऐसा करेगा और उन्हें अपना सारा प्यार देगा। भले ही उसने अब तक अपने बेटे के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया, वो जितना हो सके उसकी मदद करेगा। वो ये भी वादा करता है कि वो उसे अब से जो भी चाहे उसमें साथ देगा। ये युवक को चौंका देता है, क्योंकि ये उस चिड़चिड़े बूढ़े आदमी के लिए अजीब तरह से अप्रत्याशित है, जो एक भावुक पिता की तरह व्यवहार कर रहा है। इसके अलावा अगर मुख्य किरदार किसी दूसरे शक्तिशाली परिवार की बेटी से शादी करता है तो यह एक बड़ा संघर्ष पैदा कर सकता है। बूढ़ा आदमी परिवार को सबसे ऊपर रखता है और ऐसी समस्याओं से बचना चाहता है, और अभी के लिए थोड़ी देर और निर्दोष बच्चे का नाटक जारी रखना जरूरी है। बातचीत समाप्त करते हुए वो कहता है कि उसे पुस्तकालय में पढ़ाई के लिए वापस जाना है। पूरा दृश्य बहुत अजीब था और युवक उसे पिता भी नहीं बुलाता। उस लॉकेट को देखते हुए वो सोचता है कि क्या वो औरत अभी भी कोई नाराजगी रखती है। गलियारों में चलते हुए मुख्य किरदार सोचता है, सब कुछ जो उसने अभी सुना उसे याद आता है कि उस सुरंग से मिले खजाने का जिक्र करना था। उसने अपने रक्षक को बताया था कि मार्क्यूस को कुछ न बताए जब तक उसके पास बताने का मौका ना हो। उसने इसके बारे में कभी ज्यादा नहीं सोचा था। और अब पुस्तकालय जाने का समय है, भविष्य से न डरते हुए। तभी वो गलियारे में चलते हुए एक और कुलीन से टकरा जाता है। उसके सामने है परिवार का तीसरा बेटा ड्यूक। अजीब बात यह है कि पिछली बार जब उनकी बात हुई थी तब से वो बड़ा लगता है। भले ही वो मुख्य किरदार से 2 साल छोटा है, उसकी बनावट एक योद्धा जैसी है। यहां तक कि अफवाहें हैं कि लड़का हाल ही में निचले दर्जे का योद्धा बन गया। ड्यूक हैरान है, क्योंकि उसने आखिरी बार अपने भाई के बारे में सुना था कि वो अपना कमरा भी नहीं छोड़ सकता था। सौभाग्य से वो पाबंदी हट गई और उसके योगदान को स्वीकार किया गया।
लेकिन ड्यूक अभी भी उस पर भरोसा नहीं करता और सोचता है कि पूरी बात बस किसी तरह की चाल है जो मुख्य किरदार को नाराज करती है और इस तरह की प्रतिद्वंद्विता शुरू कर देती है। तीसरे भाई को मुख्य किरदार से सच में नफरत है क्योंकि उसकी मां काइल को जन्म देने के तनाव से मर गई थी। जब वो कमरे में चला गया तो वो केवल औरत का शरीर देख सका, पहले से ही कमजोर और पूरी तरह थकी हुई। काइल केवल इतना ही कह सका था कि बूढ़ी औरत उससे पहले मर गई। जाहिर है इससे ड्यूक टूट गया। उसने उसे दीवार पर दे मारा, लगातार उसे गाली देते रहा। उनकी मां सारा दिन काइल के बारे में चिंता करती रहती थी क्योंकि वो झगड़े करना बंद नहीं करता था। वो हमेशा लड़ाई करता था और घर से पैसे चुराने की कोशिश करता था ताकि मजे कर सके जैसे कोई गंदा बच्चा, कहते हुए कि मुख्य किरदार ही उनकी मां की मौत के लिए जिम्मेदार है। दोनों बहस करने लगते हैं कि क्या हुआ था। काइल अपना बचाव करता है, कहते हुए कि वो बुनियादी रूप से लाइलाज बीमार है और हर बात के लिए उसे दोष दिया जाता है। रोते हुए वो पूछता है कि उसे इस दुनिया में इतने कमजोर शरीर के साथ किसने लाया। ये ड्यूक को भड़काने के लिए काफी है और वो एक मुक्का मारता है। काइल जमीन पर गिरता है और उठ नहीं पाता। झुककर ड्यूक कहता है कि उसने अपनी मां के जीवित रहते अपना गुस्सा रोके रखा था, लेकिन अब नहीं। और वो कहता है कि वो काइल जैसा भाई किसी दूसरे जीवन में भी नहीं चाहेगा। वो सारी यादें धीरे धीरे मुख्य किरदार के मन में वापस आती है। दुर्भाग्य से वो समझता है कि ये संघर्ष ठीक करना आसान नहीं होगा। ड्यूक जोर देता रहता है कि वो उस बच्चे की सड़ी हुई प्रकृति को किसी से भी बेहतर जानता है और वो उसे मुख्य घर में फिर कभी न दिखने का आदेश देता है, मूलतः नियमों को नजरअंदाज करते हुए। एक बार फिर काइल कहता है कि परिवार के मुखिया ने प्रतिबंध हटा दिए और उसे पूरी संपत्ति तक पहुंचने की अनुमति दी। फिर सब नखरे से वो पूछता है कि क्या ड्यूक सच में सोचता है कि वो परिवार के मुखिया मार्क्यूस से भी बेहतर है। पूरी तरह गुस्से में योद्धा अपनी मुट्ठी भींचता है, एक जोरदार मुक्का मारने वाला है। तभी लड़ाई अडूलों के आने से रुक जाती है, जो ठीक सही समय पर पहुंचता है। वो ड्यूक को समझाता है, कहते हुए अपने परिवार को नहीं मारते। लेकिन ड्यूक इतना गुस्से में है कि वो काइल से माफी नहीं मांग सकता। वो कर सकता था, लेकिन वो पहले जाना पसंद करेगा। उसे जाते हुए देखते हुए अडूलो पूछता है कि ये सारी मूर्खता कहाँ से आई। ड्यूक सबके साथ ऐसा नहीं है, ये काइल के दुखद अतीत की वजह से है। थोड़े संदिग्ध अंदाज में अडूलो लड़के के करीब आता है और कहता है कि वो उस पर भरोसा करता है। इसके अलावा अडूलो ड्यूक को तलवारबाजी सिखा रहा है और वो निराश है कि ड्यूक केवल औसत है और वो जानता है कि काइल एक शक्तिशाली जादूगर है जिसे वो शतरंज खेल रहा हो। अडूलो कहता है कि वो उसे बाहर कर सकता है अगर वो रास्ते में आया। बातचीत समाप्त करते हुए काइल कहता है कि उसे पुस्तकालय में पढ़ाई जारी रखने जाना है और उसे शक है कि उसका भाई केवल एक सामान्य योद्धा नहीं है, बल्कि छिपी प्रतिभा वाला कोई है। अडूलो परिवार की परवाह करने वाला नहीं है और वो इतनी मेहनत केवल उससे खिलवाड़ करने के लिए नहीं करेगा। खेल में ड्यूक कोई भी रास्ता चुनने पर विद्रोह में जीवित नहीं बचा। शायद उसके बारे में कोई राज है जो कोई नहीं जानता। फिर कहानी जंगल के बीच एक छोटे से शांत शहर में जाती है। वहां रक्षक एक पैकेज हाथ में लेकर घूम रहा है। वो कहता है कि काइल यात्रा पर बहुत अच्छे से पेश आया और सबकी बात मानी, लेकिन मार्क्यूस जानना चाहता है कि क्या शहर जाते समय कुछ और हुआ। ये रक्षक को मुश्किल स्थिति में डालता है क्योंकि वो नहीं जानता कि बात करे या राज रखे। फिर भी वो लड़के के प्रति वफादार रहता है और कहता है कि केवल कुछ छोटे राक्षस आए थे। रक्षक के साथ यात्रा करते हुए बूढ़ा आदमी इन यात्राओं में हमेशा आराम से रह सकता है। एक पल के लिए वो काइल की इच्छाओं को पहले रखने और राज छुपाने का फैसला करता है। पता चलता है कि वो उस शहर में अपने पिता से मिलने गया था। दोनों मछली पकड़ते हुए काफी देर बात करते हैं, सब कुछ के बारे में बताते हुए। अफवाहें कि मुख्य किरदार और परिपक्व हो गया है, गांव तक पहुंच चुकी है। ये योद्धा को खुश करता है और वो तारीफ करता है कि उसका शिष्य कितना जिम्मेदार बन गया है। मूल रूप से उसने एक रक्षक के रूप में अपना फर्ज निभाने और फिर योद्धाओं के दल में वापस जाने की योजना बनाई थी, अपना करियर जारी रखते हुए। लेकिन कुछ बदल गया हाल ही में और इसने उसे चुप करा दिया है। शायद बच्चे की योजनाएं बदल गई है, लेकिन वो अभी भी पक्का नहीं है। शिविर में मुख्य किरदार कहता है कि योद्धा की पुरानी तलवार कमजोर है और उसे बदलना होगा। अगर वो पूरी ताकत से वार करे तो ये टूट ही जाएगी क्योंकि धार बहुत नाजुक है। वो ये इसलिए जानता है क्योंकि उसने थोड़ा अध्ययन किया और एक जादूगर को मूल बातें पता होनी चाहिए। भले ही उसने ये सब खेलने में सीखा, वो बता सकता है कब किसी को नई तलवार की जरूरत है,
चूंकि वो केवल एक रक्षक है, उसे कभी वास्तव में एक नई तलवार कमाने का मौका नहीं मिला। मुस्कुराते हुए मुख्य किरदार कहता है कि लियोनहार्ट उसका योद्धा है और उस जैसी चीज का हकदार है। ये गोरे बाल वाले लड़के को सीधे दिल में लग जाता है। उसने मार्क्यूस से ऐसे शब्द कभी नहीं सुने थे। भले ही वो उस बूढ़े आदमी के प्रति वफादार है जिसने उस पर भरोसा दिखाया है, वो अभी भी कुलीनों के साथ घुल मिल नहीं पाता। उसके पिता जानते हैं कि वो हमेशा से काम करने से पहले सोचने वाला रहा है और उसे यकीन है कि उसका बेटा अपनी राह खुद निकाल लेगा। योद्धा बनने से पहले वे कुलीन थे, लेकिन उनके पास एक शिक्षक के लिए पैसे नहीं थे। सौभाग्य से जब वो 15 साल का था तो वो केवल अपने कौशल के दम पर अकादमी में शामिल हो गया। मन की गहराई में वो शायद पहले से जानता है कि वो क्या करना चाहता है, बस अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्क्यूस ऐसा इंसान नहीं जो बदले की मांग करे। मूल्यांकन सही है, वो लड़के का निजी योद्धा है और उसकी बहुत परवाह करता है। तभी एक मछली कांटे को खींचती है। महल में योद्धा गिरता है और अडोल्फ किसी बात से डरा हुआ है। वो जानना चाहता है कि क्या काइल ने अच्छे भाई की भर्ती के प्रस्ताव को स्वीकार किया। रक्षक झूठ बोलता है, कह कि उसे हैरानी हुई कि एबेल ने इस बारे में बात भी करना चाहा। वो यह भी कहता है कि यह डरावना था, क्योंकि उसने पहले कभी उस तरह की बातचीत नहीं की थी। अपराध के सरगना के लिए भाई केवल एक मुफ्तखोर है जो परवाह करने का नाटक कर रहा है। आखिरकार जब काइल बीमार था, एबेल ने परवाह भी नहीं की कि वो मौजूद हैं। अडोल्फ इसके बारे में सोचता है, परेशान कि उसकी भर्ती लगभग चुरा ली गई थी। जेरोम के जाने के बाद वो सेना से और भी ज्यादा ताकत नहीं खो सकता। भले ही ये केवल पहले सर्कल का एक बच्चा है, फिर भी ये कुछ ना होने से बेहतर है। लड़का जानता है कि जब वो बीमार था तो उनमें से कोई भी उसकी जिंदगी में नहीं आया, और एबेल का उसके करीब आना और भी ज्यादा साफ है, जिससे पता चलता है कि वो बच्चे की कीमत समझता है। बुराई की ताकतों को जीवित रखने और हराने के लिए उसे उस तलवारबाज परिवार की ताकत चाहिए। अडोल्फ सोचने लगता है कि वो पड़ोसी शहर के खेत से इतना अनाज क्यों खरीद रहे हैं। वे समझाते हैं कि लड़के ने इसे जादू के अनुसंधान के लिए खरीदा, लेकिन वो नहीं समझता कि योद्धा ने भी कुछ क्यों खरीदा। ऐसे दिखाते हुए जैसे उसे परवाह नहीं, वो कहता है कि ये अच्छी बात है कि काइल जादू पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। बुराई के लिए यह अच्छी बात है कि बच्चा ताकतवर बने ताकि वो बाद में उपयोगी हो सके। हाथ में एक किताब लेते हुए वो कहता है कि उसे जाना होगा। ये सब सुनते हुए नौकरानी दरवाजे के पास खड़ी थी। अचानक डेजी आती है, कहती है कि वो अपनी मर्जी से जासूस नहीं बनी। वो बताती है कि उसके परिवार को बंधक बना लिया गया था और अपराध का सरगना एक भयानक इंसान है। ज्यादा कुछ कहे बिना ओजियल उसे कहता है कि वो काइल के सामने फिर कभी ना आए। सच में नौकरानी खुशकिस्मत लगती है कि उसके परिवार में कोई जीवित नहीं बचा जिसका कोई उपयोग उसके खिलाफ कर सके। ये बात लड़की को परेशान करती है और वो केवल चुप रह सकती है, चूंकि उसके पास उसका पालतू और उसका मालिक है। वो महसूस करती है कि वो अब दोस्तों से घिरी है और अकेली नहीं। वो सोचती है कि अपने मालिक से उसके लापता परिवार को ढूंढने के लिए कहना बहुत मुश्किल होगा, और वो जानती है कि बाजार में बेची गई औरतों के साथ क्या होता है। अगर काइल ने उसे नहीं बचाया होता तो वही उसका हाल होता। उसका मुख्य लक्ष्य है ताकतवर बनना उन लोगों का सम्मान करने के लिए जिन्होंने उसे बचाया। छोटा लड़का अपनी आंख की कुशलता का अभ्यास कर रहा है, जबकि नौकरानी दूर से देख रही है। वो एक भूसे के निशाने पर आग की लपटें दागता है। प्रहार इतना ताकतवर है कि वो निशाने को उड़ा देता है और मलबा पूरे मैदान में बिखर जाता है। हमला पहले से ही जादू के दूसरे सर्कल में है और उसकी दक्षता 100% पर है। वो कि उसका दोस्त जादू के प्रशिक्षण में पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे अभी भी पिनिस नाम के एक शहर में जाना है, एक नई प्रतिभा की भर्ती के लिए। गोरे बाल वाला लड़का चिढ़ जाता है और उस शहर में बिल्कुल नहीं जाना चाहता। वो जगह शराब, जुआ और इससे भी भारी चीजों के लिए जानी जाती है। प्रियस एक मनोरंजन और आनंद का शहर है जो मूलतः सीमाओं के बाहर है। पिछली बार जब मुख्य किरदार वहां था तो उसने कैसीनो में जुआ खेला, अपने सारे कपड़े गवा दिए और लोगों के बाजार में बिकने से पहले भाग गया। इस बार वो वहां दूसरे कारणों से जाना चाहता है, न कि केवल मनोरंजन और जुए के लिए। लेकिन लक्ष्य और भी बुरा है, क्योंकि मैदान एक नोगो जोन है। चिढ़ते हुए वो काइल को हवेली में रहने और शहर में चोरी छुपे न जाने का आदेश देता है। चालाकी से नौकरानी उस आदमी के सूप में दवाई डालने के बारे में सोचती है ताकि वो सो जाएं। ये मुख्य किरदार के लिए एक बड़ी समस्या होने वाली है, जो अब और समय बर्बाद नहीं कर सकता। उसके पास उस इंसान की हरकतों को सटीक रूप से ट्रैक करने का केवल एक मौका है। सिरोन खेल का खेलने योग्य मुख्य किरदार है।
और मुख्य किरदार के रूप में उसकी क्षमताएं सच में अच्छी हैं। उसकी ताकत पहले से साबित है। और अगर मुख्य किरदार उसे भर्ती कर सके तो यह बुराई के खिलाफ बहुत मदद होगी। समस्या यह है कि लड़का कैसीनो शहर के भूमिगत मैदान में है। एक तरफ है मैदान के अपराजित चैंपियन, दूसरी तरफ राक्षस तलवार अपना प्रवेश करती है। कोई विश्वास नहीं कर सकता कि वो पतला सा बच्चा वही है जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। भले ही वो कमजोर और दुबला लगता है, वो उस तलवार का उपयोग करके किसी को भी खत्म कर सकता है। वे कहते हैं कि जिस पल वो हथियार को छूता है उसका स्वभाव बदल जाता है। वो सीधे उन आदमियों पर दौड़ता है और वो एक पागल की तरह भागने लगते हैं। वो कहता है कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं निकलेगा और तुरंत एक को खत्म कर देता है। पूरे मैदान में खून बिखरने के साथ वो पूछता है कि आगे कौन है। एक निशाने को चुनकर वो अपने सामने जो कुछ भी दिखता है उसे काटता जाता है। जैसी उम्मीद थी, राक्षस तलवार फिर एक पागल जीत हासिल करती है। उसके दिमाग में केवल दूसरों को मारना और भी खून बहाना है। अचानक वो तलवार गिरा देता है और जमीन पर गिर जाता है, मानसिक रूप से थका हुआ। वो अपने दिन एक पिंजरे में बंद होकर बिताता है। सबकी नजरों में लगता है वो बेहोश होने वाला है और शायद मरने भी उन्होंने उसे अपने दम पर ठीक होने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसका शरीर अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ। सभी के लिए यह चौंकाने वाला है कि इतना छोटा बच्चा तलवार के साथ इतना अच्छा है। उसकी कहानी अज्ञात है और कोई नहीं जानता कि उसका कोई जीवित रिश्तेदार है या नहीं। वो मुख्य किरदार जितनी ही उम्र का है और वो मैदान में राक्षस तलवार के नाम से जाना जाता है। अगर वो टीम में शामिल हो जाए तो वो एक बड़ी प्रतिभा बन जाएगा। परिवार एक शानदार दावत कर रहा है, हर तरह के मांस के साथ। दोस्त मस्ती करते रहते हैं और आखिरकार गोरे बाल वाले लड़के को पूरी तरह भ्रमित कर देते हैं। उसी रात वे रक्षक के जागने से पहले अपने कमरों से निकल जाते हैं। योजना एकदम सही लगी, बस गलियारे से नीचे दौड़ना था और गायब हो जाना था। लेकिन फिर रक्षक पहले से ही जागा हुआ है और जानना चाहता है कि वे भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। वो इतना तेज है कि उसे पता चल जाता है कि उन्होंने उसके खाने में नींद की दवा मिलाई थी। यह समझ में भी नहीं आता क्योंकि वो गोली किसी को भी घंटों के लिए बेहोश कर सकती थी। गोरे बाल वाला लड़का पूछता है कि वे हवेली से निकलने के बाद क्या करने वाले हैं। नौकरानी के रूप में जेले को मालिक को ऐसा करने से रोकना चाहिए था, लेकिन उसका बचाव करते हुए मुख्य किरदार कहता है कि वो खुद उसे समझा के लाया था, इसलिए उसे दोष नहीं देना चाहिए। हाल ही में जुए के शहर में सुरक्षा और खराब हो गई है। उनकी पिछली यात्रा के बाद से आजकल ये एक हिंसक जगह है और युवा लड़कियों के लिए वहां घूमना सुरक्षित नहीं है। भले ही उनका सुरक्षित आदमी इतना ताकतवर है कि वो शहर को तबाह कर सकता है, लेकिन यही तो नायक चाहता है, एक बड़ा हंगामा करना। ईमानदारी से वो कहता है कि वो ये अकेले नहीं कर सकता और वो अपने हाथों से उस मैदान को तोड़ना चाहता है। उसकी योजना है उन सभी योद्धाओं को आजाद करना जो वहां कैद हैं, और उसे मदद चाहिए। ये अचानक है, लेकिन वो काफी समय से इसके बारे में सोच रहा था और वो बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकता। ये गोरे बाल वाले लड़के को सच में प्रभावित करता है, जिसे लगता है कि ये एक नेक काम है। कुछ दिन बीत जाते हैं और वे एक कैसीनो के अंदर मिलते हैं। ब्लैकजैक की मेज पर मुख्य किरदार एक रॉयल स्ट्रेट फ्लश लाता है। एक के बाद एक अच्छे हाथ आने पर मालिक मेज पर जीतता रहता है। कैसीनो में जाने से पहले गोरे बाल वाले लड़के ने एरियल को इस काम पर अपने साथ नहीं आने दिया था। दुर्भाग्य से वे सीधे मैदान में नहीं जा सकते। उन्हें दुश्मन को बाहर लाना होगा। विस्काउंट का बेटा आता है, उसका नाम चिरादा है। बहुत सारे पैसे के साथ वो अधिकतम दांव के साथ एक अलग तरह का खेल खेलना चाहता है। इशारा समझते हुए मुख्य किरदार पूछता है कि क्या कोई खेल है जो थोड़ा ज्यादा मजेदार हो। मजेदार मतलब खून और चीखे, और यही वो चीज है जो उनके खड़े होने की जगह से कुछ मीटर नीचे है। मुख्य किरदार की योजना है पहले कुछ दौड़ जीतना ताकि उनके दोस्त का मूड अच्छा हो जाए, फिर अंत में सब हार जाए। शारता थोड़ा बेचैन होता है क्योंकि उसने सुना था कि बच्चा बदल गया है, लेकिन नहीं, वो अभी भी वैसा ही है। खबर की काइल आ रहा है फैल जाती है और विस्काउंट को तुरंत पता चल जाता है शायद कुछ नहीं, वो केवल जुआ खेलने और पैसे उड़ाने आया है। तो चुड़ता अपने पिता को आश्वस्त करता है, कहते हुए कि वो इसे संभाल सकता है और उस मूर्ख को खुद अकेले काबू कर सकता है। उसका सिद्धांत है कि मुख्य किरदार अच्छा दिखावा करने से थक गया और घर से भागकर जुआ खेलने आया है। उसकी योजना है युवक से एक एक पाई निचोड़ना। हर कोई उस जगह में नहीं जा सकता और वो ऐसे दिखाता है जैसे वो उस पर एहसान कर रहा हो। और हाँ, ये निश्चित रूप से मालिक को खुश करेगा, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है
जो वो चाहता है योजना बढ़िया चल रही है। और बच्चा उत्साहित दिखता है लेकिन वो नहीं कहता, क्योंकि वो उस पूरी जगह को तबाह करने वाला है।